ओके, आई एम ऑडिबल एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ओके। गुड हेलो आफ्टरनून। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड सर। ऑल गुड। चलो, आई गेस यस सर। वी ऑल गाइस नो ईच अदर, राइट? पहले से हम सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं अधिकतर। सो आप में से जितने भी लोग भी कंफर्टेबल, फर्स्टली टू टर्न ऑन देयर कैमरास, इट विल बी ग्रेट इफ यू विल बी एबल टू। एंड ओके, इन द मीन टाइम हम लोग इस सेशन को थोड़ा सा आज किस फॉर्म में ले जाने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें आप पढ़ने वाले हैं, हम एक एक करके उनके बारे में बातचीत करेंगे। एंड कौन कौन सी चीजें आप इसमें सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस में कैसे लाना है। और आखिरी में Q&A सेशन भी आप लोगों के लिए रखा गया है, ताकि इस कोर्स के एंड में या फिर आज के इस मास्टर क्लास के एंड में हम लोग कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो या तो आप नीचे चैट बॉक्स पे लिख के रख सकते हैं, राइट? या फिर साथ ही साथ आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि लास्ट में आप एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस भी कर सकते हैं। एम आई गुड एवरीवन? ऑल गुड? ओके, चैट बॉक्स का एक्सेस आप सभी के पास में है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन दैट। ओके, एंड जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी कि आज हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, बीओक्यूज के बारे में हम यहाँ पे जानकारी के लिए बात करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें आप इसके अंदर में इंक्लूड करते हैं, किस टाइप से बीओक्यूज बनाए जाते हैं, इसी से रिलेटेड आज हमने ये मास्टर क्लास को अरेंज किया है, ताकि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिजाइनिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस में है, फील्ड में है, और एक क्वेरी बना रहता है हमेशा कि बीओक्यूज में क्या आता है, किस टाइप से हम उसके अंदर में अपने अपने एक्सेल्स के अंदर में कौन कौन सी चीज़ों को हमको पुट अपॉन करना पड़ता है, कैसे हम उसके वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। गुड ओके, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, सो इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग एक एक करके आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप सभी लोगों को? यस। यस सर। बढ़िया। ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो अब आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, बिल ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। बिल ऑफ क्वांटिटीज बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। किस टाइप के इसके अंदर में एलिमेंट्स होते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं अगर बीओक्यू एग्जैक्टली होता क्या है, हम लोग एक डेफिनेशन के साथ, उसके टर्म्स कंडीशंस के साथ में, कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम लोग एक बात करने वाले ओवरऑल। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज, इसको अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझे तो स्कोप ऑफ वर्क प्लस क्वांटिटी प्लस कॉस्ट, ये तीन कंपोनेंट अगर हम मिलाते हैं तो हम लोग बीओक्यू की बात करते हैं। आप में से जिन लोगों को भी बीओक्यू एग्जैक्टली नहीं पता है, सो आई एक्सप्लेन इट इन अ क्विक वे। बीओक्यू बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करते हैं बिफोर द प्रोजेक्ट्स इनिशियलाइजेस, या फिर जब भी हम क्लाइंट को कोई परचेसिंग ऑर्डर देते हैं या बोलते हैं कि हमको इसके ऊपर में ये मटेरियल परचेज करना है, या अगर एग्जांपल अगर हमको कोई टीवी यूनिट बनाना है, तो टीवी यूनिट बनाने के लिए आपको मटेरियल्स बताना पड़ेगा, उसमें कौन से लैमिनेट्स लग रहे हैं, कौन से प्रकार के प्लाईवुड्स लग रहे हैं, या उसके ऊपर में हमको कौन से हार्डवेयर टूल्स वगैरह लग रहे हैं, एडेसिव्स कौन से लग रहे हैं, लेबर कॉस्टिंग क्या लगेगी, डिजाइनिंग कॉस्ट क्या लगेगी। तो इन सभी चीज़ों को कंप्राइजिंगली एक टेबल फॉर्मेट में दिखाना, या एक बीओक्यू के फॉर्मेट में दिखाने को ही हम लोग इस डेटा रिप्रेजेंटेशन को बीओक्यू बोलते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज, यानी आप कितने क्वांटिटी की चीजें यूज कर रहे हैं, उसका ओवरऑल क्या बिल होने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, राइट? सेकेंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जैक्टली, अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पे इसको रखते हैं, सो व्हाट इज दैट? बिल ऑफ क्वांटिटीज इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट्स व्हाट वर्क विल बी डन, राइट? क्या काम होने वाला है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द रेट्स, यानी कितना करना है, कितना क्वांटिटी में है, और क्या प्राइस उसका लगने वाला है, रेट्स क्या होने वाले हैं, हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। इसको अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पे रखें, सो बीओक्यू बेसिकली इट कंप्राइजेस अबाउट व्हाट मटेरियल्स एंड फिनिशेस। अगर हम लोग डिटेल में बात करें, मटेरियल्स एंड द फिनिशेस दोनों इसमें क्या यूज होने वाले हैं, हम उसके पहले बात कर रहे हैं। सेकेंड इज द स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क बेसिकली अब इसमें जरूरी क्या हो जाता है ये समझना, कि कितना परसेंट काम हमको करना है, क्या एग्जैक्टली उसके ऊपर में हमारा टेन्योर होने वाला है, क्योंकि अगर आपको स्कोप ऑफ वर्क पता है तो आप उसके माध्यम से ये भी पता कर सकते हैं कि हमको कितना समय लगने वाला है, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी नोन, राइट? एंड ऑफ द डे आपका जो टाइम है दैट इज इक्वल टू द मनी। सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग
लेट्स से 1 मंथ ऑन अ प्रोजेक्ट, सो 1 मंथ का हम एक अलग चार्ज लेंगे, बट ऑन अ सिमिलर वे अगर वो प्रोजेक्ट हमारा 1 मंथ के ऊपर में 15 डेज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑल्सो inside these arenas, right? Then after that comes is the dimensions. Unless and until we won't tell the dimensions, or we won't be giving the dimensions on that particular BOQs, we won't be able to find the areas, isn't it? जब तक कि आपको dimensions नहीं पता है तो आप एरियाज नहीं निकाल पाएंगे। अगर लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर डिमेंशंस और एरियाज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास में प्राइमरीली क्या होना जरूरी है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ डिमेंशन और अ एरिया, इफ आई से व्हाट डू यू से? अगर मेजरमेंट। द मेजरमेंट्स, हाँ, बट मेजरमेंट्स कहाँ से आएंगे आपके पास अनलेस एंड टिल यू डोंट ड्रॉ इट, राइट? ओके, बोलिए। फ्लोर प्लान। The floor plan, absolutely. The floor plan as well as the interior elevations also of that particular room, of that particular furniture detailed drawings, correct? जब आपके पास में मान लीजिए अगर कोई टीवी यूनिट, इफ आई वाज सेइंग अबाउट, अगर कोई टीवी यूनिट है, इफ यू नो दैट कि मेरा फ्लोर है उसके ऊपर में हमको पहले एक बैकबोर्ड क्रिएट करना है, फिर हमको बाजू में यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, फिर हमको यहाँ पे कुछ शेल्फ्स वगैरह देना है, बीच में टीवी देना है, नीचे ड्रॉर्स देना है। सब ये डिजाइन जब आपके पास में पता रहेगा, सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, राइट, इक्विवेलेंटली। अब जैसे अगर इनके साइड स्टैंड बनाने वाले हैं पूरा, इसमें शेल्फ्स वगैरह रहेंगे, सो अब ये स्टैंड की विड्थ कितनी है, इसके बाद इसकी हाइट कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, ओवरऑल आपको अगर ये पता चल गया, सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इट। एम आई करेक्ट? सो ये कंपोनेंट डिटेल्स बेसिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द BOQs, क्योंकि इफ आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग दिस कि ये टीवी कैबिनेट विल बी कॉस्टिंग मी समवेयर अराउंड 80,000, right? That 80,000 needs to be properly calculated and then and after only quoted to the client, right? अब ये जो कैलकुलेशन होता है इसके लिए, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट दिस ड्राइंग इज मस्ट टू हैव, राइट? जैसे आप में से अधिकतर लोग ऑलरेडी इंटीरियर पढ़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप ऑटो कैड चलाना जानते हैं, राइट? सो ऑटो कैड के अंदर में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स के अंदर में अब हम लोग बनाते हैं फिर डिटेल ड्राइंग्स एंड ऑल। डिटेल ड्राइंग्स मीन्स जो आप इंटीरियर एलिवेशन से बनाते हैं, जिसके माध्यम से यू विल बी गेटिंग दिस dimensions. Once you have the dimension, let's say if I know कि ये साइड पैनल जो है this is 1 feet by 6 feet, if example के तौर पे अगर ये 1 feet की इसकी width है and 6 feet इसका height, so I know that कि 6 square feet इसके ऊपर में मुझे प्लाईवुड लगने वाला है 6 square feet, yes or no? So this is the way you calculate the dimension and the areas. I'll put upon an example also, हम एक example के साथ भी बात करेंगे आगे, okay? And finally you'll be getting to know the exact project cost, राइट? सो ये हमारा एक बेसिक टाइमलाइन हो गया, एक तरीका होगा हाउ डू वी जंप इनटू दिस कंक्लूजन अबाउट द प्रोजेक्ट कॉस्ट। देन एक छोटा सा क्वेश्चन अब यहाँ पे भी आता है, व्हाई BOQ स्टिल रिक्वायर्ड इन ऑल दी सिचुएशंस, राइट? हमको इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं? द कॉस्ट कंट्रोल, इजंट इट? आपको अगर पता है कि एक्यूरेट बजट क्या आने वाला है, सो व्हाट विल बी प्रिवेंटिंग एंड ऑफ द डे इज द लॉसेस, राइट? क्या लॉस हो सकता है आइडियली? जैसे समय, लेकिन समय में हम लोग क्या लॉस कर रहे हैं अधिकतर? मटेरियल हम एक्सेसिव नहीं बुलाए, या कहीं ऐसा ना हो कि हम कम मटेरियल बुला लेते हैं फिर बाद में उसके बाद हमको फिर एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। सो एंड ऑफ द डे दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ट्रांसपेरेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द ट्रांसपेरेंसी, because end of the day a transparency between the client and the designer is must to have। अगर कंटिन्यूसली क्लाइंट को ये लग रहा है कि अननेसेसरी हमको मटेरियल्स बुलाए जा रहे हैं, फिर हम कंटिन्यूसली गेटिंग ऑनबोर्डेड विद द न्यू मटेरियल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उस केस के अंदर में देयर वोंट बी अ क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी इन बिटवीन अस, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो पाएगा, फिर हम कुछ भी अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो उसके लिए 4 बार सवाल होंगे। सो इसीलिए ये सभी चीजों को हमको अवॉइड करने के लिए BOQs भी बहुत बेहतरीन काम आते हैं। प्रॉपर एग्जीक्यूशन टू अवॉइड द chaos एंड confusion ऑन साइट, राइट? अब एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में टीम है, लेबर्स का टीम है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, फॉल सीलिंग गाय, टाइल्स गाय, सभी लोग हैं अभी। अब सबका मेजर इंटेंशन ड्राइंग तो मैंने फुलफिल कर दिया एज एन अ डिजाइनर, राइट? बट एज एन अ क्लाइंट दे ऑल्सो नीड टू ब्रिंग द मटेरियल्स टू दोज लेबर्स, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग अब बात क्या कर रहे हैं इसके ऊपर में, एग्जीक्यूशन प्रोसेस के ऊपर में। तो आपके पास में जब BOQs है तो इट विल गिव यू एग्जैक्ट स्टैट्स अबाउट कितने प्लाईवुड्स लग रहे हैं, कितना एडहेसिव लग रहा है, कितना फिनिशिंग लग रहे हैं, व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट। एक बार BOQ जनरेट हो गया तो क्या क्लाइंट को ये नहीं पता चलेगा कि उनको कितना लागत लगने वाला है? ऑब्वियसली दे विल कम टू नो दैट, राइट? सो एंड ऑफ द डे इफ द क्लाइंट नोज व्हाट विल बी द एंड कॉस्टिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड,
इन दैट केस क्लाइंट के पास में कंक्लूजन पॉइंट रहेगा कि अब मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या मुझे कैसे अरेंज करना है, राइट? तो दैट इज व्हाट द एग्जीक्यूशन स्टेज इज ऑल अबाउट. Then we talk about is the professional work. Professional work means standard practices in the interior and contracting. Basically, हमको एक professional practice, cause we all know that हम as an interior designer, as an architect, as an engineer, हम सभी लोग इसके अंदर में professional practices के तरफ में follow करते हैं. Reason behind, क्योंकि हम जो डिजाइनिंग्स वगैरह चार्ज करते हैं, डिजाइनिंग चार्जेस जो आप लेते हैं, राइट, वो प्रोफेशनली हम चार्ज करते हैं, प्रोफेशनल फीस के नाम से हम चार्ज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्क्वायर फीट्स पे अगर हम काम कर रहे हैं, सो इंटीरियर के अंदर में लेट्स से आई एम चार्जिंग 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट, सो दैट 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज द डिजाइनिंग कॉस्ट. सो बीओक्यू के अंदर में वी ऑल्सो मेंशन द डिजाइनिंग कॉस्ट that we will be charging to the client, so that again a transparency on that particular level is also being maintained. So overall कहाँ कहाँ हम लोग ने बात की? Materials, right? Labors, as well as the डिजाइनिंग चार्जेस. सो तीनों ही मेनली जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं एक क्लाइंट को, जहां पे पे करना होता है, मटेरियल, लेबर एंड द डिजाइनिंग फीस, राइट? ये तीनों ही उनके लिए क्लियर आइडिया वहां पे दे देते हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें, सो बीओकी अवॉइड्स द डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड द फाइनेंशियल लॉसेस ओवरऑल. इसके क्या फायदे हैं, एग्जाम्पल अगर हम यूज कर रहे हैं, और क्या नहीं है फायदा, हम इसके बारे में बात कर लेंगे. अगर बीओक्यू नहीं है तो ठीक है. अगर आप सोच रहे हैं कि सर अगर एक छोटा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो चलो ठीक है, समझ में आता है. लेकिन अगर स्मॉल स्केलिंग प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल 1 BHK के प्रोजेक्ट है, जिसमें हार्डली मैं बोलता हूँ कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर खर्च होने वाले हैं, सो इवन फॉर दैट स्केलिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑल्सो यू शुड एंड यू मस्ट नीड टू क्रिएट अ बीओक्यू फॉर दैट. इसका सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन, नॉट जस्ट द ट्रांसपेरेंसी, बट एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो गेट टू नो कि मुझे कितना परचेस ऑर्डर देना है, कितना उसके ऊपर में हमको पहले से माल बुला के रखना है, सो दैट काम हमारा स्पीडीली होते रहे. ये ना हो कि हमारा आज माल खत्म होने आ गया आधे में, और हम ऑर्डर देने के लिए भी समय लग रहा है, ये क्लाइंट नहीं है, या एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, या बजट कम हो गया है. सो दिस शुड नॉट कम अराउंड. Am I good till now? Anyone? Any questions? You can use the reaction button if you're all comfortable till here. Okay, cool. Moving along. अब इसके अंदर में द बजट गोज आउट ऑफ कंट्रोल इन केस अगर बीओक्यू नहीं है तो. क्लाइंट कीप्स आस्किंग एक्स्ट्रा चार्जेस किस बात के लिए जा रहे हैं, मेनी टाइम्स इट हैपेंस. डिजाइनर कॉन्ट्रैक्ट सफर्स द लॉसेस. साइट वर्क बिकम्स अनप्लान्ड. सो दिस शुड ऑल नॉट हैपन फर्स्ट डे. विथ बीओक्यू, अगर बीओक्यू है तो क्लियर बजट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वर्क. Client knows exactly what they're paying for. Designer knows their profit margin and contractor knows exactly the scope of it. राइट? अगर हमको बीओक्यू पता है तो ऑब्वियसली वी नो कि काम में बजट क्या लग रहा है, किस चीज का क्लाइंट पैसा दे रहा है, क्लाइंट को पता है. डिजाइनर का उनको प्रॉफिट मार्जिन पता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को उनको पता है कि क्या काम करना है, कितना काम करना है. एवरीथिंग इज बीइंग क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर इन दैट केस, राइट? सो अब इतना सब हमको एक बेसिक आइडिया तो यहाँ पे बीओक्यू के बारे में लग गया है. लेकिन अब बीओक्यू के अंदर में कौन कौन से हेड्स आते हैं, कौन से टर्म्स आते हैं, ये हमको पता करना है. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ये इस प्रकार के हेड्स जिसके अंदर में आप पढ़ सकते हैं: आइटम डिस्क्रिप्शंस, यूनिट्स, क्वांटिटी, रेट्स एंड अमाउंट. जस्ट थिंक ऑन दिस इन अ फॉर्मेट कि अगर हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के अंदर में इफ यू आर जस्ट पुटिंग ऑन द हेड्स फर्स्ट, राइट, हमको पहले कॉलम्स क्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर में. सो कॉलम नंबर 1 विल बी अबाउट द आइटम डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग हियर कि अगर मुझे यहाँ पे एक टीवी यूनिट बनाना है, सो ऑब्वियसली आई विल बी रिक्वायर्ड टू टेल एग्जैक्टली उस टीवी यूनिट में कौन से मटेरियल की हम बात करें, क्योंकि टीवी यूनिट में सिर्फ प्लाईवुड या सिर्फ लैमिनेट्स तो लगते नहीं है, राइट? हमको प्लाईवुड भी लगेगा, हमको लैमिनेट्स भी लगेंगे, हमको एडेसिव्स भी लगेंगे. विल ऑल्सो रिक्वायर हार्डवेयर सिस्टम्स, विल ऑल्सो रिक्वायर द ड्रॉर्स एंड द चैनल्स हियर, इजंट इट? तो इतने सारे चीजें अगर हमको लग रहे हैं तो ऑब्वियसली हर एक चीज का हमको क्या बताना पड़ेगा? हम्म, द यूनिट्स, इजंट इट? द क्वांटिटी, हमको हर एक चीज का क्वांटिटी बताना होगा. साथ ही साथ हमको उसके नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, या फिर ओवरऑल यूनिट के साथ साथ यूनिट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल से अगर मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक प्लाईवुड की, राइट? सो प्लाईवुड की कितनी थिकनेस लग रही है, क्या उसके ऊपर मेजरमेंट रहेगा, एंड साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ प्लाईवुड आई बी रिक्वायर्ड टू, राइट? सो दीज आर द important components. Then is the rate component. रेट इन टर्म्स ऑफ कि हम कितना स्क्वायर फीट पे या रनिंग फीट पे, है ना? कोई कोई चीजें होती है जिसको हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करके देंगे, फॉर एग्जांपल प्लाईवुड. वहीं अगर हमारा एज बैंड है तो एज बैंड हम लोग फिर क्या करेंगे, रनिंग फीट में कैलकुलेट करके देंगे,
right? So that rate component is also important again. And then the final term that comes along is the overall amount of that particular मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 18 के प्लाईवुड, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 लगने वाले हैं, ओवरऑल इतना एरिया, उसका पर स्क्वायर फीट ये रेट, एंड दैट विल बी द फाइनल कॉस्ट आफ्टर दैट। अंडरस्टूड? तो ये हमारा एक बेसिक तरीका हो गया बीओक्यूज के अंदर में जो हेड्स आते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल अब मैं दिखाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप ये समझ सके कि बीओक्यूज के अंदर में एग्जैक्टली हम लोग किस टाइप से चीजों को दिखाते हैं। तो ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया एक बीओक्यू का। ठीक है, बीओक्यू के अंदर में अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट, सो आपको यहाँ पे वेरिएबल कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, द क्वीन साइज बेड BWP प्लाई विथ अपॉलिस्टर्ड हेडबोर्ड। अपॉलिस्टर्ड हेडबोर्ड के साथ में हमको एक ये देना है, बेड देना है, राइट। देन इज अ वार्डरोब विथ सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर्स। देन इज लॉफ्ट कैबिनेट अबव द वार्डरोब, यानी वार्डरोब भी है और उसके साथ में लॉफ्ट भी हमने क्रिएट कर रखा है। अब आप इसके अंदर में अगर कुछ कंपोनेंट्स में ध्यान देंगे, अगर हम एक एग्जांपल के साथ बात करें, जैसे कि हम बात करें क्वीन साइज बेड के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो बात की इज द साइज ऑफ इट। हमारा बेड का साइज क्या है, 5 बाय 6.5 इट विल बी, यानी 5 फीट बाय 6.5 फीट हमारा बेड का साइज हो गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ अ बेड इट विल बी, राइट, जैसे ये हाइड्रोलिक बेड होने वाला है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर कंपोनेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द प्लाईवुड, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑब्वियसली विल बी द प्लाईवुड इन हियर। सो इसीलिए वी हैव मेंशन्ड द कैटेगरी ऑफ द प्लाईवुड, राइट। वी हैव मेंशन्ड द कैटेगरी, दैट मीन्स जैसे हमने BWP प्लाईवुड हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करने वाले हैं। देन इज द थिकनेसेस दैट विल बी रिक्वायर्ड इन दिस केसेस। अगर हम बात करें हमको कितना थिकनेस का ऑर्डर लगने वाला है, प्लाईवुड लगने वाला है, वी हैव मेंशन दैट आउट। हाइड्रोलिक ड्यूटी, हेवी ड्यूटी हाइड्रोलिक्स, बेसिकली हम जो हाइड्रोलिक लगाने वाले हैं, राइट, फॉर द स्टोरेजेस, तो वो कौन सा यूज कर रहे हैं। फिनिशेस के बारे में बात करना, राइट, बिकॉज वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द मटेरियल, नाउ वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द फिनिशेस। और टाइप ऑफ इट इज फुल बॉक्स स्टोरेज, जो हमारा स्टोरेज टाइप होने वाला है। 35% ऑफ ऑन मटेरियल, कैन एनीवन टेल ये क्या है एग्जैक्टली, विच कंपोनेंट इज दिस 35% ऑन मटेरियल? हम्म, मे बी लेबर कॉस्ट। the labor cost, absolutely correct. This will be the labor cost that one will be paying on that particular furniture. But this 35% will exactly be the charges which will be paid for the based upon the materials. For example, अगर मुझे आज इस बेड को बनाने के लिए 43,000 to 45,000 अगर लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस वार्डरोब को बनाने के लिए if you are requiring let's say 40 to 45,000 in this case, right, तो उसके अंदर में the materials के साथ साथ the labor is also included, right? So that's why this final quotation will be in approximation. In approximation means कि ये हमारे with labor calculated amounts होते हैं। अंडरस्टूड? देन सिमिलरली अब इसी प्रकार से हमारे पास में जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सभी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि लॉफ्ट आ गया वार्डरोब के साथ, टीवी यूनिट आ गया जिसमें बेस एंड पैनल बोथ, देन द बेड साइड टेबल्स, वार्डरोब्स, कैबिनेट्स, टीवी यूनिट्स विद बेस स्टोरेज, बेड साइड टेबल्स। एंड ऑफ द डे जब हम लोग इतने सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज करेंगे, एंड सिमिलरली दीज फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल, फॉल सीलिंग इज ऑल्सो बीइंग कैलकुलेटेड। एंड ऑफ द डे आपके पास में जब एक स्कोप ऑफ वर्क पता है आपको, ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपने एक प्रोजेक्ट लिया, वी ऑल नो दैट कि प्रोजेक्ट दो केस से आ सकते हैं, ईदर अ प्रोजेक्ट विच विल बी स्टार्टिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम द न्यू कंडीशन, और द सेकेंड केस विल बी द रेनोवेशन प्रोजेक्ट, राइट। इंटीरियर में मेजरली ये दो ही टाइप्स होते हैं, या तो न्यू प्रोजेक्ट या रेनोवेशन टाइप। दोनों ही केसेस में द वेरी फर्स्ट टास्क विल बी टू अंडरस्टैंड इज द स्कोप। स्कोप से मेरा मतलब है कि हमको ओवरऑल उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर प्लॉट पे या फ्लैट पे या एरिया पे, व्हाट विल बी माय स्कोप ऑफ डिजाइनिंग। Once we know the scope of designing, can't we tell the number of and the quantity of furnitures that will be required? Hmm? Example, if I just if the client just give me a work for a living room, for example, अगर हमको एक living room का काम मिल रहा है, अब इस living room के अंदर में आई शुड बी नोइंग अपॉन कि एग्जैक्टली मेरे क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, बजट क्या है। बेस्ड अपॉन दैट आई बी एबल टू टेल देम कि सोफा लग रहा है तो कितना सीटर सोफा लग रहा है, टीवी यूनिट लग रहा है क्या, सेंटर टेबल हमें देना है क्या,
एंड टेबल्स वगैरह कुछ क्रिएट करना है क्या, पैनलिंग्स वगैरह हमें कुछ देना है क्या वॉल्स पे, या फिर कुछ वॉलपेपर्स वगैरह हमको देना है, कोई डाइनिंग टेबल वगैरह कुछ दिखाना है, या रिक्लाइनर चेयर्स वगैरह दिखाना है, कोई एंड टेबल या कंसोल टेबल वगैरह कुछ लाना है, कुछ एसेसरीज, ओवरऑल फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल डिटेलिंग्स। तो अब इतने सारे चीज जब हमारे पास में है एक सिंगल हॉल में काम करने के लिए, सो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, स्कोप ऑफ वर्क। अब हम लोग इसके बाद काम करते हैं एक एक फर्नीचर के बारे में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें इस बेड के बारे में, सॉरी सोफा के बारे में, सो अब इस सोफा के अंदर में हमको कितना अमाउंट ऑफ प्लाईवुड विल बी रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ फोम विल बी रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ हार्डवेयर विल बी रिक्वायर्ड, फैब्रिक्स, फिनिशेस, राइट। इतने सब चीजों को हमको एक एक करके अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द फाइनल आउटपुट, राइट। दीज आर द फाइनल आउटपुट। रीजन बिहाइंड, पढ़ के देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू जस्ट मेंशन हियर कि ड्रेसर विथ स्टडी टेबल, ड्रेसर और स्टडी टेबल अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या लिखा है, 4 रनिंग फीट, ड्रॉर्स एंड शेल्फ्स, BWP 18 mm, सॉफ्ट क्लोजिंग, इसके अंदर में हमने हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, लैमिनेट्स हम दे रहे हैं, ड्रॉर्स एंड मिरर का हम यूज कर रहे हैं, एंड मटेरियल कॉस्ट करके हमने 30 to 40 thousand हमने ओवरऑल कॉस्टिंग यहाँ पे दे दी। बट द मेन थिंग इज, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म मेंशन किया, BWP प्लाईवुड 18 mm में यूज करने जा रहा हूँ। क्या आप और हम दोनों जानते हैं कि हाउ मेनी शीट्स ऑफ प्लाईवुड आर बीइंग यूज्ड इन दिस केस? एनीवन, डू यू नो अबाउट इट? We can't see that here, right? End of the day, what the client majorly sees is this. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको क्लाइंट को अगर ये अमाउंट कोट करना है, तो ऑब्वियसली यू शुड बी नोइंग द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की प्राइस, की कितनी शीट लगने वाली है, कितने लैमिनेट्स के शीट लगने वाले हैं, कितने हमको उसके ऊपर में चैनल्स लगने वाले हैं, कितने उसके ऊपर में हार्डवेयर के नॉब्स एंड लॉक्स, ये सब चीज लग रही है। क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा तभी आप ये दे पाएंगे, राइट। सो अब आप बोलेंगे कि सर ये चीजों का कैलकुलेशन तो इस टेबल में दिया ही नहीं है। हम्म, इन चीजों का कैलकुलेशन तो हमने इस टेबल में जिक्र किया ही नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है? तो इसीलिए अब हमको समझना जरूरी है कि ये जो फ्रंट एंड है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स द फ्रंट एंड, इजंट इट? तो ये फ्रंट एंड जो हम क्लाइंट को यहाँ पे दे रहे हैं या दिखा रहे हैं, दिस ऑल दीज डिटेल्स आउट, राइट। तो इस फ्रंट एंड का बैक एंड कैसे तैयार हुआ? बैकएंड मीन्स, अगर हम यहाँ पे इस अमाउंट को कोट कर रहे हैं, सो आई शुड बी हैविंग द वोल कैलकुलेशन। अगर मैं बात करूँ इस बेड की, इस वार्डरोब की, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 43,000, या हमने 1-1.5 लाख रुपए अगर इसके लिए लिखा हुआ है, हम प्लाईवुड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे थिकनेस मेंशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोलिक्स मेंशन कर रहे हैं, लैमिनेट्स मेंशन कर रहे हैं, तो इनके क्वांटिटीज कैसे पता करेंगे? That's the main thing that we're talking about. Okay. So moving ahead towards the next, the most important thing is how do we get into this is the detailed explanation about these things. तो अभी हम दो एग्जाम्पल्स के साथ बात करने वाले हैं, राइट। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे एक एक पर्टिकुलर फर्नीचर का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं डिटेल में, राइट। बेस्ड अपॉन दैट, उसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग फिर उस पर्टिकुलर टेबल में अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। आप सभी को आज के क्लास के बाद में ये तो मिल ही जाएगा, दिस वो टेबल्स एंड ऑल, वो तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। बट द मेजर टेम्पलेट दैट विल बी रिक्वायरिंग इज ऑन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंगुलर फर्नीचर्स। क्योंकि आप जब सिंगल फर्नीचर का डेटा निकाल पाएंगे, तभी आप उसको मेजर एक बड़े टेबल में सभी वैल्यूज के साथ डाल पाएंगे, प्रोजेक्ट बता पाएंगे कि दिस इज द एग्जैक्ट कॉस्ट और अ टेंटेटिव कॉस्ट दैट द क्लाइंट विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है? एनी क्वेश्चंस टिल हियर, और शुड आई मूव ऑन? यूजर रिएक्शंस? क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। चलो मूविंग अलोंग, अब आप सभी लोग, अब BOQs एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं इफ वी टेक एन एग्जांपल इन दिस, राइट। अब जैसे मैंने आप सभी के सामने एक एक्सेल ओपन कर रखा है, आप सभी को दिख रहा होगा। आइडियली जितने भी एक्स BOQs हम बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड ऑल, ये सभी चीजें एक्सेल में ही क्रिएट होती हैं, राइट। एक्सेल से मेरा मतलब है कि आप इसके अंदर में MS एक्सेल, इस टाइप के एप्लीकेशंस वगैरह को यूज करते हैं टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट विल बी द कॉस्ट और हाउ डू वी कैलकुलेट इन दिस। बट ये चीजों के अंदर में ये जो डेटा हम फिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं बेड के ऊपर में, सभी चीजों के ऊपर में, तो इस प्रकार से हम सभी चीजों का यहाँ पे डेटा मेंशन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इस प्रकार से, राइट। सो यूल बी रिक्वायरिंग दिस एक्सेल टेम्पलेट फॉर फर्स्टली टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आउट। बट अब इसमें डेटा क्या है, बना कैसे है, हम उसके बारे में अब डिटेल में बात कर रहे हैं।
with a very primary and the first example, that is a bed, right? अब इस बेड के अंदर में let's try to understand the components first. This is the headboard. These are the internal partitions, right? This is the front panel. इसी के समान पीछे हमारा एक बैक पैनल रहेगा. These are the what? Side panels, isn't it? हमारा hydraulic system, mattress. This is a polystered headboard, right? Laminates आपने use किया हुआ है. We have also mentioned the length and width of that particular wardrobe, the kind of plywoods that we're using here, the thickness of it and everything. So अब इसी चीज के लिए हमारे पास में एक इस प्रकार का टेबल हमको पहले तैयार करना होता है. अब इस टेबल में आप देखिए डिटेल्स क्या क्या लिखे हुए हैं, जैसे कि बेड का टाइप, क्वीन साइज, मेट्रेसेस कितने साइज के आप यूज कर रहे हैं, ओवरऑल बेड का साइज क्या होने वाला है, 5 बाय 6.5, स्टोरेज टाइप इज हाइड्रोलिक लिफ्ट अप, स्टोरेज हाइट कितना हमने दे रखा है, फिनिशिंग में हमने मिड रेंज बोला है, मिड रेंज इन टर्म्स ऑफ वी हैवंट यूज एक्सपेंसिव मटेरियल्स अ लॉट इन दैट, राइट? लोकेशन कहाँ पे रख रहे हैं इस फर्नीचर को, इज अ मास्टर बेडरूम. दीज आर सम ऑफ द प्राइमरी डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बेड. देन अब इसके डिटेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. अब डिटेल्स के बारे में जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज द स्ट्रक्चरल पैनल्स और द कोर. स्ट्रक्चरल पैनल्स बेसिकली क्या हो गए ना, हमारे कैरकेस किस चीज का बन रहा है. नाउ व्हेन आई से द वर्ड कैरकास, व्हाट एग्जैक्टली डज इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, राइट? दीज साइड पैनल्स, फ्रंट पैनल्स, पार्टीशंस इन बिटवीन, बैक पैनल्स, इजंट इट? ये सभी चीजें कैरकेस यानी फ्रेम का हिस्सा होता है. तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे इसी फ्रेम का एक कैलकुलेशन निकाल रहे हैं. कैलकुलेशन आप देखिए कैसे निकाला अपन ने. यहाँ पे सबसे पहले हमने सीरियल नंबर मेंशन कर रखा है, कंपोनेंट, क्वांटिटी, पैनल का साइज, यूनिट, मटेरियल टाइप, थिकनेसेस, ब्रांड्स, रेट एंड अमाउंट. लेट्स ट्राई टेक इट वन वन, एक एक करके हम बात करते हैं. सबसे पहले हमने साइड पैनल के बारे में बात करी, ऑन द लेफ्ट साइड, यानी ये वाले पैनल की हम बात करें, दिस पैनल ऑन द साइड, राइट? अब इसमें क्या लिखा, क्वांटिटी, ऑब्वियसली अ सिंगल क्वांटिटी इज हियर. साइज की अगर हम बात करें 78 इंचेस, दैट मीन्स इतना लंबा तो पैनल रहेगा साइड में, isn't it? That side also सेम रहने वाला है दोनों केसेस में. So 78 will be the height and the width or the height of it, sorry, the height will be 14 inches, right? इसके बाद हम लोगों ने इसकी यूनिट की बात की. यूनिट अब हम जो निकाल रहे हैं स्क्वायर फीट्स में हम निकाल रहे हैं. सो 78 मल्टीप्लाई बाय 14. इसके बाद हमारा जो एक एरिया आता है, isn't it? उस एरिया को आने के बाद में हम कौन से टाइप का प्लाईवुड यूज कर रहे हैं, कितना थिकनेस का यूज कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली आखिरी में आता है ब्रांड, राइट? विच ब्रांड प्लाईवुड एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू यूज इट, राइट? तो इसी प्रकार से, और आखिरी में हम क्या रुपए स्क्वायर फीट की प्लाईवुड यूज करें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग 140 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लाईवुड इन ईयर. सो ओवरऑल हमको अभी एक साइड पैनल का कॉस्ट पता चल गया, 1520 दिस साइड. सेम साइड पैनल हमारा इस तरफ में भी है, राइट साइड, सेम वैल्यूज इधर भी आने वाली है. देन यहाँ पे आ गया 1520 अगेन. सिमिलरली ऑन द फ्रंट साइड, अब फ्रंट में बेसिकली हमारे सबसे पहले क्या चेंज होंगे, आर द डिमेंशंस, राइट? जैसे कि जहाँ पे हम लोग 6.5 बाय 14 में काम कर रहे थे इंचेस, यहाँ पे 60 बाय 14 इंचेस में हम काम कर रहे हैं. सो अगेन विद द सेम वैल्यूज एंड एवरीथिंग, द एरिया ऑफ द रेट एंड द ओवरऑल कॉस्टिंग आई विल बी कमिंग टू नो. इस प्रकार से मैं पता कर पा रहा हूं कि एक पर्टिकुलर बेड के अंदर में अभी हम जो सबसे पहला कंपोनेंट की बात की कि किस प्रकार से आप पैनल्स यूज कर रहे हैं. देन द फर्स्ट फाइनल पार्ट इज द इंटरनल वर्टिकल पार्टीशंस दैट वी हैव यूज्ड, दीज काइंड ऑफ पार्टीशंस दैट वी हैव यूज्ड. अब इसमें क्या बोले हैं कि दो क्वांटिटी हमको लग रहे हैं, 30 इंचेस बाय 14 इंचेस के हमको ओवरऑल साइजेस की इसमें जरूरत पड़ रही है. काट के लगा रहे हैं, तोड़ के लगा रहे हैं, उसके हिसाब से. अब आप सोच रहे हैं कि ये जो वैल्यूज आई है ये कहाँ से आई है, तो ऑब्वियसली इसका हम लोगों ने पहले ऑटो कैड ड्राइंग प्रिपेयर किया था. ऑटो कैड ड्राइंग्स के अंदर में आराम से मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ ईच एंड एवरी मटेरियल, सॉरी, साइजेस एंड डिमेंशंस, जो कि हम यहाँ पे आकर फिल कर रहे हैं, उसका एरिया निकाल रहे हैं, एंड दैट फाइनली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. अब मेरे पास में एक बेसिक कॉस्ट यहाँ पे आ गई कि 6,200 रुपये मुझे खर्च करना है ऑन द कैरकास, right? This is the first component. Then we are talking about the second component is the base and the top panels. Base and top panels means यहाँ पे जैसे wardrobe होता है तो wardrobe का नीचे base भी होता है, right? Similarly इसका top भी एक होता है. तो बेस बोर्ड एंड द लिफ्ट अप पैनल्स अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि इसके नीचे लगता है, हाइड्रोलिक के ऊपर लगता है जो, तो इसीलिए यहाँ पे 78 बाय 60, 78 बाय 60 ऑब्वियसली जो हमारा बेड का साइज रहेगा,
यूनिट्स क्या रहेंगे उसके, मटेरियल थिकनेसेस, कितने थिकनेस का आप यूज कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हैं, क्या रुपए स्क्वायर फीट आ रहा है, अकॉर्डिंगली द रेट विल बी मेंशन इन हियर। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से आपने अभी दो कंपोनेंट का रेट पता कर लिया है। पहला, द फ्रेम, आउटर फ्रेम, वर्टिकल फ्रेम्स, द टॉप एंड द बेस बोर्ड्स, राइट। एंड द थर्ड इज द सपोर्ट मेम्ब्रेन। सपोर्ट मेम्ब्रेन मींस यहाँ पे हम लोग जो सपोर्ट मेम्ब्रेन्स वगैरह लगाने वाले हैं आगे चल के, द साइड बैटन्स एंड द क्रॉस बैटन्स, राइट। साइड बैटन्स मींस जो हम लोग पेरिफेरी में लगाते हैं, और जो क्रॉस बैटन्स जो हम लोग बीच में लगाने वाले, जो सपोर्ट मेंबर्स की तरह काम करते हैं। अब ये जो हम लोग बैटेंस यूज करते हैं, क्या ये बैटेंस स्क्वायर फीट में आते हैं फिर? व्हाट यू से? आर दीस स्क्वायर फीट्स, कमिंग इन स्क्वायर फीट्स, व्हाट यू से? या बैटेंस नो जो सर, होते हैं हमको, RFT। में आता है। इट विल बी आर एग्जैक्टली, RFT मींस रनिंग फीट, राइट। हम लोग कितना रनिंग फीट में इसको यूज करने वाले हैं, दैट विल बी द सेकेंड इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हेन टू यूज RFT एंड व्हेन टू यूज स्क्वायर फीट और स्क्वायर इंच और स्क्वायर मीटर, जो भी आप यूनिट में काम कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या लिखा है, साइजेस 78 बाय 2 बाय 1, यानी 78, यानी 6 फीट लॉन्ग एंड 6.5 फीट, सॉरी, 2 इंच उसकी मोटाई और लंबाई रहने वाली, इसके हिसाब से 1 इंच। तो इसमें हम लोग हार्डवुड यूज कर रहे हैं, प्लाईवुड का यूजुअली अब रहता नहीं। हार्डवुड मीन्स जो हमारा लकड़ी रहता है पूरा, ब्रांड जिसमें यूजुअली लोकल आते हैं। हमने यहाँ पे रनिंग फीट का एक रेट बता रखा है। तो अब मुझे जब पता है कि 78 लग रहा है और 60 रुपए के भाव लग रहा है, सो आई बी एबल टू कैलकुलेट इट ऑल्सो, ये राइट। इसी प्रकार से जब हम लोग ने यहाँ पे ऊपर के वैल्यूज कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली एरिया मल्टीप्लाई बाय द रनिंग स्क्वेयर फीट। अंडरस्टूड, द रेट स्क्वेयर फीट, सॉरी। तब हमारे पास में यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट आ गया, इज द सपोर्ट मेम्ब्रेन। Then the fourth that we're talking about is the mechanism, the hydraulic lift or the mechanism of it. जैसे अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी मेंशन कर रखी है, स्पेसिफिकेशन हमने दे रखा है, हमने मॉडल के बारे में बात कर रखी है, यूनिट्स, एक सिंगल यूनिट यानी सेट में ऑब्वियसली क्वांटिटीज, रेट हमने बता दिया, एंड वी गेट अ टोटल वैल्यू ऑफ इट। देन इज द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द फिनिशेस, क्योंकि एंड ऑफ द डे फिनिशेस विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। अब फिनिशेस का हिसाब थोड़ा सा सिंपल होता है। कैसे सिंपल होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि मुझे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बैक साइड पे और अंदर पार्टीशन एंड ऑल सभी के ऊपर में एक 60 स्क्वायर फीट का एरिया लगने वाला है। प्लाईवुड उतनी लग रही है, राइट। अगर मुझे 30 स्क्वायर फीट प्लाईवुड लग रही है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सीधा सीधा, फ्रंट एंड बैक, क्योंकि दोनों में लगा रहे हैं अगर, राइट। सो डेकोरेटिव लैमिनेट, मेरे पास में एक वैल्यू आ जाती है 60 स्क्वायर फीट्स, अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड ऑल। यूनिट्स, इंटीरियर लैमिनेट्स हम कितने थिकनेस का यूज कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हैं, कितना रेट आ रहा है, दिस इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ इट। पीवीसी एजमेंट, एडेसिव्स एंड द अदर कंज्यूमेबल्स, यानी हमारे अदर कंज्यूमेबल्स मीन्स जैसे हार्डवेयर हो सकता है, स्क्रूज हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसके अंदर में अभी हमने एक टेंटेटिव वैल्यू 800 पकड़ के, एंड रनिंग फीट के ऊपर में 25 के हिसाब से हमने 750 रुपीज इसका भी एक एरिया निकाल लिया है, रेट निकाल लिया है। सो 8,500 इज द सेकेंड कॉस्ट आफ्टर दैट, राइट। देन इज द हेडबोर्ड, अगेन द लास्ट कंपोनेंट विच इज रिमेनिंग। अभी तक हमने क्या क्या देखा, द बेस फ्रेम, इट्स पार्टीशंस, इट्स पेटेंट्स, साथ ही साथ उसके फिनिशेस, द काइंड ऑफ मैकेनिज्म, द काइंड ऑफ बेस एंड द टॉप बोर्ड दैट विल बी यूजिंग इज। अब लास्ट हमारा जो बचा है इज द हेडबोर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। हेडबोर्ड दैट इज ऑल्सो अपॉलिस्टर्ड। अपॉलिस्टर्ड वी ऑल नो इट, राइट, कि हम लोग इसमें किस प्रकार के फैब्रिक्स एंड ऑल जो हम बना रहे हैं, फैब्रिक हेडबोर्डेड, दैट इज। सो बैकिंग पैनल हमने कितने बाय कितने का यूज किया, उसके हिसाब से हमारे पास में एक एरिया आ गया। पीयू फोम हमने जो इसके ऊपर में लगाया फॉर द फोम्स, एंड फाइनली द फैब्रिक, राइट। सो अब इसी से रिलेटेड हमने डिटेल्स डाल दिया, कौन से टाइप की प्लाईवुड आपने यूज की, फोम, फैब्रिक, द स्पेसिफिकेशंस ऑफ इट, द ब्रांड्स दैट वी आर यूजिंग, द रेट्स अकॉर्डिंगली स्क्वायर फीट्स के हिसाब से, लगभग सभी चीजें यहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है, एरियाज के हिसाब से, एंड द फाइनल कोटेटेड अमाउंट फॉर दैट। अब जब हमें सभी कंपोनेंट्स पता चल गए हैं, तो हम लोग अब फाइनली एक मटेरियल समरी की तरफ में आ जाते हैं। मटेरियल समरी क्या है, हमारा स्ट्रक्चर्स। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो मटेरियल समरी के अंदर में जो जो कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी जस्ट कैलकुलेटेड, राइट, कैरकस। देन इज द बेस एंड टॉप बोर्ड, हमने सेकंड कैलकुलेट किए थे। हमने साइड एंड क्रॉस बेटेंस के बारे में बात की थी, सपोर्ट्स, हार्डवेयर्स, राइट, द लिफ्ट अप, हाइड्रोलिक्स, फिनिशेस, एंड लास्टली द हेडबोर्ड्स।
तो इस प्रकार से जब आपने एक पूरे राइट फर्नीचर का बेड का कंपोनेंट निकाला, सो यू गेट टू नो दिस फाइनल अमाउंट ऑफ material cost that will be required. So that is 35,530 rupees, जो कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से पता चल रहा है. अंडरस्टूड. सो इसी प्रकार से आप हर एक चीज का एक रेट और उसका फाइनल एक टर्म निकाल सकते हैं, जिसके बाद आपके पास में एक कंपोनेंट और यहाँ पे ऐड होगा, इज द लेबर कैलकुलेशन और द डिजाइनिंग फीस. अब लेबर कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी, दैट इज वेरी ट्रू. अगर हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन, स्पेशली लेट से पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, सो आइडियली यहाँ पे 35 to 40% का एक रेट चल रहा है अभी, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं तो. राइट. सो 35 to 40% इज अ स्टैंडर्ड लेबर चार्जेस दैट पीपल आर चार्जिंग नाउ डेज. अगर मुझे 35% के हिसाब से अगर एक रेट लेके चलना है, राइट, द परसेंटेज ऑन द मटेरियल, सो मुझे एक टोटल कॉस्ट जो पता है 35,530, विच विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. राइट. सो कभी भी हम इसको, ये जो टोटल अमाउंट है, इसका 35% हम निकालेंगे, एंड दैट 35% विल बी व्हाट, द लेबर कॉस्ट. राइट. इसीलिए हमने यहाँ पे 12,435 रुपये 5 पैसे, यानी 12,436 रुपये राउंड फिगर, ये हमारा आ गया लेबर कैलकुलेशन. एंड फाइनल टेबल लुक्स लाइक दिस. मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एंड द फाइनल बेड कॉस्ट विल बी दिस वे. क्लियर? यहाँ तक ये सभी को क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इसमें? एनी क्वेश्चन और इंक्वायरीज टिल नाउ? राइट. सर एक चीज पूछनी थी इसमें। प्लीज. जैसे बेड की जो थिकनेस होती है प्लाई की, वो कैसे पता चलती है, आइडिया कुछ कि कितनी थिकनेस बेड की हाँ जो यूज थिकनेस करें? हम यूज करते हैं, आइडियली हम लोग 18 mm वगैरह यूज करते हैं. आप उसके अंदर में जो कैरकेस वगैरह बनाते हैं 18 mm की आप यूज कर सकते हैं, 25 की भी कर सकते हैं, लोग 25 की भी करते हैं कई कई जगहों पे. सो इट रूली डिपेंड्स अपॉन कि उसके ऊपर में हमको किस टाइप के फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है. फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ, अगर हम हाइड्रोलिक यूज कर रहे हैं या हमको नॉर्मल स्टोरेजेस क्रिएट करना है केवल, या फिर आप उसके अंदर में स्टोरेज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सो उन सभी केसेस पे आप टाइप ऑफ प्लाईवुड जस्टिफाई कर पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली उसके रेट्स आप दे पाएंगे प्लाईवुड के. जैसे अगर मैंने आज यहाँ पे अगर 110 रुपये स्क्वायर फीट लिया हुआ है, सो जी अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लाईवुड आई बी एबल टू कोट देम. अब आप अगर सोच रहे हैं कि ये 110, 120, 140 जो भी रेट्स हैं, आइडियली दीज आर द रेट्स विच विल बी गिवन अप बाय द वेंडर ऑब्वियसली. जी क्योंकि अगर हम बीओक्यू बना रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, सो वी हैव दिस ऑलरेडी आइडिया कि पहले के प्रोजेक्ट में ये करंट रेट प्लाईवुड्स का क्या चल रहा है, या वेंडर से आपकी बात हो रखी रहती है, तो ये सभी चीज़ आ जाती है उसमें. अब इसको अगर हम लोग जी एक दूसरे नजरिए से देखें, अब एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, आप इसको ऐसा सोचिए कि एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिजाइनर, मैंने ये कोटेशन जनरेट किया है, राइट. लेकिन अगर एज एन अ कॉन्ट्रैक्टर अगर मैं इस कोटेशन को देता था क्लाइंट को, राइट, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स कि आई एम द वन हु इज एग्जीक्यूटिंग और हु इज मेंटेनिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, लेट्स से बेड एंड ऑल. तो इस सिनेरियो के अंदर में, इस केस के अंदर में, जो लेबर कॉस्टिंग है वो तो आ ही रही है, क्योंकि वो पैसा तो लेबर की जेब में जाना है. सो जी प्रोबेबली अगर क्लाइंट को, सॉरी, इफ मुझे एज एन अ वेंडर, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर ने अगर 140 रुपीज रेट कोट किया है, सो आई बी कोटिंग द क्लाइंट 145. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैं विथ मटेरियल के साथ अगर काम ले रहा हूँ, सो ऑब्वियसली मटेरियल के ऊपर में भी एक परसेंटेज ऐड हो जाता है वहां पे. ठीक है. तो ये चीजें आ जी जाती है उसके ऊपर में. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्लाइंट को फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहे हैं, किस टाइप का प्राइस कोट कर रहे हैं. दीज आर द टर्म्स. चलो यहाँ तक क्लियर है? सभी क्लियर? एनी क्वेश्चन चल रहा? कूल. बढ़िया. देन अब ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया जब हमने बेड के बारे में बात किया. हम लोग एक एग्जाम्पल और के साथ बात करने वाले हैं, जो कि हमारा वार्डरोब होने वाला है. राइट. दिस इज द फाइनल एग्जाम्पल दैट विल बी टॉकिंग अबाउट. इसके बाद आप सभी लोगों को कुछ समय भी दिया जाएगा, ताकि अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप उससे फिर डिस्कस कर सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी टॉकिंग अबाउट इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन और द एग्जाम्पल इन विच विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ वार्डरोब. जैसे कि हमारे पास में दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं अधिकतर एक घर के अंदर में या प्रॉपर्टी के अंदर में. द वेरी फर्स्ट इज ऑब्वियसली अ बेड एंड द वार्डरोब. वार्डरोब का कैलकुलेशन निकालना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे कैलकुलेटिव चीज़ें आ जाती है बीच में. राइट. सो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखा है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट दिस वार्डरोब इज ऑल अबाउट. राइट. सो इसमें हमने वार्डरोब का टाइप बताया, फुल हाइट वार्डरोब विथ LOFT लॉफ्ट.
लोकेशन मास्टर बेडरूम में हम प्लेस करने जा रहे हैं। वार्डरोब का लेंथ कितना होने वाला है, लेंथ मीन्स दिस टोटल लंबाई कितनी होने वाली इज 10 feet. The height will be 7 feet and the loft that will be added here is again of 2 feet that will be added on top. So 7 feet mean 2 feet loft area, right? And the depth will be again 2 feet जो हमने यहाँ पे एक दिया है। स्विंग शटर्स हम यूज कर रहे हैं, राइट? एंड मिड रेंज हमारा एक फिनिशिंग कैटेगरी होने वाला है। So these are some of the basic understanding. Now let's jump into the detail or the core of it. So detail कुछ इस प्रकार से रहेगा। The very first component again the carcass or the structural framing, right? अब structural framing के अंदर में हमने कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं और क्या रेट पे हम काम कर रहे हैं, हमने एक बाहर यहाँ पे टेंटेटिवली पहले शोकेस कर लिया। द काइंड ऑफ मटेरियल, द रेट दैट विल बी चार्जिंग अहेड ऑन इट, राइट? सो कंपोनेंट में हमने अब यहाँ पे क्या क्या ले रखा है, ध्यान से पढ़िए। द साइड पैनल्स, साइड पैनल राइट मीन्स दिस, यहाँ से जो साइड आने वाला है। वर्टिकल पार्टीशन हम जो यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे बॉटम पैनल्स जो हम यूज करने वाले हैं। बॉटम पैनल्स मीन्स ये टॉप पैनल्स हमारे पास में ये हम यूज कर रहे हैं बिलो द लॉफ्ट टॉप पैनल्स। साथ ही साथ लॉफ्ट वर्टिकल पैनल्स एंड ऑल, ये सभी चीजें भी हमको लगने वाली, इसके वर्टिकल पैनल्स एंड ऑल। हमारे बीच में पार्टीशंस जो रहेंगे हमको ये भी लगने वाले हैं। सो अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर साइड पैनल की अगर बात कर रहा हूँ, सो इस साइड पैनल की ऑब्वियसली सिंगल क्वांटिटी है, एक ही साइड में। दूसरा हमको इसके ऊपर में कितने साइज का लग रहा है, 7 फीट इज द हाइट प्लस 2 फीट हम कह रही इसकी चौड़ाई होने वाली है। एरिया हमारे पास में आ गया, यूनिट हमने बता दिया, मटेरियल द थिकनेस, द ब्रांड्स अवेलेबल और वट एवर द ब्रांड दैट यू विल बी कोटिंग द क्लाइंट, द रेट ऑफ इट एंड द फाइनल कोट ऑफ इट, राइट? सो इसी प्रकार से एक साइड पैनल आ गया, दूसरा साइड पैनल आ गया, वर्टिकल, बॉटम पैनल, टॉप पैनल, लॉफ्ट, ये सभी चीजों का वैल्यू निकाल के देन आपके इसमें फाइनल अमाउंट यहाँ पता चल गया, 14,000 रुपीज विल बी द carcass or the core body charges amount required. Then the second component is the back panel. Back panel means जो पीछे वाला हमारा बैक पैनल रहेगा। सब इसके अंदर में क्योंकि हमारा ये 10 फीट का है और 7 फीट का है ओवरऑल, सो हमने यहाँ पे 10/7 यहाँ पे मेंशन कर दिया। 70 फुट 45 रुपए के भाव, 3100 रुपए का हमको एक बैक पैनल यहाँ पड़ रहा है। दर इज द इंटरनल शेल्फ्स, इंटरनल शेल्फ्स हमने अब यहाँ पे अलग से दिए हुए ये वाले, राइट? सो एडजस्टेबल शेल्फ्स हमको कुल मिला के 6 लग रहे हैं 2x2 के फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में आपको 24 के हिसाब से 140 के भाव इतना रुपए यहाँ पे आपको लगने वाला है। क्या आप सभी लोग क्लियर हो पा रहे हैं इसके माध्यम से हम क्या समझाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली इन सभी में, दैट वी आर ब्रेकिंग डाउन द कंपोनेंट्स। स्टेप नंबर 1, फॉर दैट कंपोनेंट वी आर एबल टू कैलकुलेट कि कितने क्वांटिटी, क्या साइज, एरिया। व्हेन आई नो दीज टू थिंग्स तो उसके हिसाब से आई बी एबल टू फाइंड द फाइनल कोटेड अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक सभी? क्लियर? लेट मी नो। Yes, yes. जी सर। ओके, जैसे अभी अपने को यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लग रही है, 6 इज द क्वांटिटी दैट वी रिक्वायर्ड। द साइज दैट वी केम टू इज 2x2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो एक सिंगल एडजस्टेड शेल्फ का हमको एरिया कितना मिल गया, 4 स्क्वायर फीट, राइट? और हमको टोटल कितने लग रहे हैं, 6। तो 4 6 24, so 24 is the net area, net area means overall area, और 24 मल्टीप्लाई बाय हमको ओवरऑल 140 के भाव अगर लग रहा है तो 3360 रुपए यानी 3360 इज द टोटल अमाउंट दैट विल बी रिक्वायरिंग फॉर द एडजस्टेबल शेल्फ से, राइट? तो इस प्रकार से वैल्यू आया और इसी प्रकार से बाकी वैल्यूज भी आ रहे हैं। ओके, देन वी टॉकिंग अबाउट द शटर्स। जो हमारे यहाँ पे शटर्स हम यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमको 4 शटर की जरूरत है। यहाँ पे नीचे 2, यहाँ पे 2, सॉरी नीचे 4 और ऊपर 4, राइट? जो मेन शटर्स मींस जो हमारे नीचे वाले, जैसे 2.5 फीट के 4 शटर नीचे लग रहे हैं, 2.5 फीट के 4 शटर ऊपर लगने वाले, हाइट सबकी चेंज होने वाली है। इसके अलावा रेट हमने यहाँ पे बता रखे हैं एंड सिमिलरली द अमाउंट, दैट इज द हार्डवेयर दैट विल बी रिक्वायरिंग। नाउ हार्डवेयर, अब इसके अंदर में आपको देखो मेन हार्डवेयर कैसे होता है, दैट हम लोग इसमें कितने हिंजेस यूज कर रहे हैं, कितने हैंडल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, हैंगिंग रॉड्स कितने दे रहे हैं, ड्रॉअर चैनल्स वगैरह हम कितने यूज कर रहे हैं, ये सभी चीजें आ जाती है। बाकी एडेसिव्स आप रखने वाले ऑब्वियसली, एंड द नील्स इन द स्क्रूज, उसका हम लोग एक मिसलेनियस कैलकुलेशन लेके चलते हैं। लेट्स से हमने एक्स्ट्रा 1000 रुपीज डाल रखे हैं फॉर द मिसलेनियस कैलकुलेशन थिंग, राइट? मिसलेनियस मीन्स ऐसी चीज है जो हमको अपन बोलते हैं ना चिल्लर यूज होने में आती है, यूज करना पड़ती है बीच बीच में। सो विल ऑल्सो एट दैट कॉस्ट। एंड देन इज द फिनिशिंग कंज्यूमेबल्स, फिनिशिंग एंड कंज्यूमेबल्स, जैसे कि हमारे एज बैंड वगैरह हम यूज करने वाले हैं। ओवरऑल कितना रनिंग फुट माल लग रहा है, क्वांटिटी कितनी लग रही है, 120 रनिंग फुट
25 के भाव 3,000 रुपये. Adhesives and the screws that will be required, along with that the final area of it and the quantity again is same. And this is the total amount. Then we are coming along is the material cost summary. अब आपके पास में कैरकेस आपने अमाउंट निकाल लिया था, बैक पैनल, शेल्फ्स, शटर्स, right, hardwares, and the finishing cost. So we have came to the conclusion about the total material costing that will be required is the 54,000. इतने रुपए का हमको यहाँ पे मटेरियल अब लगने ही वाला है नियम से, right? Which component is left now? Anyone? लेबर. The labor, absolutely. अब हमारा जो बचा हुआ है इज द लेबर कंपोनेंट. फाइनली अगर हम यहाँ पे भी 35% लेबर के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमको एक लेबर कॉस्टिंग यहाँ पता चल गई. कुल मिला के ये आपका एक रेट आ गया 74,237. हम एक नॉर्मली हम यूजुअली जैसे मैंने कहा एक एक मिसलिनियस या थोड़ा सा एक एक्सेसिव अमाउंट 5% 2% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं. सो आप एक राउंड फिगर समथिंग अराउंड लाइक 75,000 कोट करके क्लाइंट को देने वाले, जिसमें आपका ये दोनों भी कंपोनेंट आप उनको बता सकते हैं. ओके, सो ये थे हमारे एक ओवरऑल जस्टिफिकेशन अबाउट हाउ डू वी कम टू दिस होल कंक्लूजन अबाउट. इसी प्रकार से अब आपने जो यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल देखा था, दिस वन, राइट. अब मेरे पास में सोच के देखिए, अब मेरे पास में अगर ये क्वीन बेड यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, तो क्वीन साइज बेड का आप सोच रहे हैं कि ये जो वैल्यू लिखा है, उस वैल्यू के पीछे हमने कितने सारे यहाँ पे टेबल्स पहले क्रिएट किए होंगे और उसका आपने वैल्यू निकाला होगा, तब जाके आपने वहां पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो यहाँ पे आने के बाद आपने वहां पे दिया है. अंडरस्टूड. एंड इट गोज विथ एवरीथिंग. अगर आपने वहां पे बाकी चीजों के बारे में बात की, जैसे फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, कर्टेन्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो सभी चीजों का आपको इसी प्रकार से एरिया निकाल के देना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको डिटेल देना पड़ता है. क्योंकि अगर क्लाइंट ने आपसे कल को पूछ लिया कि अगर आप ₹1,00,000 का अगर उसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ₹1,00,000 में व्हाट विल बी द सब कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, राइट. तो वो चीजें भी हमको देना है उसमें. चलो, सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, एनीथिंग? ओके, वी हैव कम टू द Q&A पार्ट. Q&A मीन्स अब आप इसके अंदर में अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है और एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस अलोंग, यू गाइस कैन कम अलोंग. एंड Excuse me, मोस्ट sir. इंपॉर्टेंट थिंग, आज के क्लास के बाद में आप सभी लोगों को इसका टेम्पलेट भी हम शेयर करने वाले हैं. टेम्पलेट के अंदर में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू, फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे एक टेम्पलेट है, ये जो केस स्टडी यहाँ पे So, दी गई है, इसका एक्सेल फाइल आपके साथ शेयर किया जाएगा, सो दैट आप लोग भी इस प्रकार के टेम्पलेट्स वगैरह में अपना डायरेक्टली डेटा पुट अपॉन करके अपने साइट से अपने क्लाइंट के रिलेटेड डेटा फिल करके उनको दे सकते हैं. चलिए, क्वेश्चन टाइम. excuse me, एनी sir. क्वेश्चंस? जी बोलिए. एक्सक्यूज सर, मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट मेरे को ड्राइंग नहीं है, किसी के कोई ड्राइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वर्बली मेरे को बोल रहा है कि वाटर, तो उसमें जरूरी नहीं है कि बेड का पिक को असेंबल करना या देना है. क्वेश्चन समझे नहीं, लाइक अगर क्लाइंट के पास जैसे मान में लीजिए ड्राइंग किसी के नहीं है. कोई क्लाइंट बिना ड्राइंग का काम करा रहा है, उसको कोई ड्राइंग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हम्म, चाहिए, मैंने मेरे को बोला कि आके काम कर दो, कोई उसको ड्राइंग नहीं चाहिए, कोई ड्राइंग फीस नहीं देना चाह रहा है, तब उस हम्म. समय ये भी. ठीक है ना, तो अगर उनको ड्राइंग नहीं भी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए उनको एक वार्डरोब बनाना है या एक बेड बनाना जी है, हाँ. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे देखिए. अगर मान लीजिए अब किसी भी क्लाइंट को एक वार्डरोब बनाना है, वार्डरोब अगर अपन बना रहे हैं, तो अब बिना ड्राइंग के भी अगर काम हो रहा है, बिना ड्राइंग मीन्स बिना ऑटोकैड ड्राइंग्स के भी, जी तो हाँ. जब तक कि आप हाथ से कागज के ऊपर में बनाएंगे नहीं या आप एक अंदाजा लगाएंगे नहीं, यू कैन गिव द कैलकुलेशन ऑन दैट. फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है वार्डरोब कितने बाय कितने का बनाना है, इतना तो क्लाइंट बताने वाला ऑब्वियसली, कितने जी बाय हाँ. कितने का बनाना है. अब जैसे मैं कहता हूँ 7 फीट बाय 10 फीट का अगर बनाना है, तो 7 फीट बाय 10 फीट यानी टोटल कितना एरिया हो गया अपना? 70 फुट. 30 मिनट. अभी अपनी एक प्लाईवुड आती है 8 बाय 4 की, यानी 32 फुट की. 32 फुट के हिसाब से अपन इसको डिवाइड करेंगे, अपने को मिल जाएगा 2.18. ये इसका एक वैल्यू हो गया. यानी अपने को कितनी शीट लगने वाली? 2.25 शीट. तो आप 2.25 शीट का ऑर्डर देंगे क्या कभी भी? नहीं. हमको नहीं. लगने वाली 3 शीट, राइट, क्योंकि वेस्टेज वगैरह अगर हम पकड़ेंगे. तो फ्रंट में अब आप लॉफ्ट बनाओ, पार्टीशन दो या कुछ भी दो, आपको जितना भी एरिया फ्रंट का कवर करना है, तो कितनी शीट लगेगी यहाँ पे? 3 सीट. 3 शीट लगेगी. अब फ्रंट बन रहा है तो बैक भी बनेगा, जी राइट. हाँ. तो 3 का 2 हो गया. अपने को डेप्थ पता रहेगी, इसकी डेप्थ कितनी बनने वाली है. तो अब आपके पास में अगर डेप्थ पता है, मैं बोलता हूँ 2 फीट, और हाइट तो अपने को पता है 10 फीट, 2 × 10 = 20. 20. अगेन 32, यानी एक शीट यहाँ पे अपने को लगेगी, ऐसी 2 शीट लगेगी बाजू में भी. तो अगेन यहाँ पे भी अपने को 2 शीट और लग रही है. अंडरस्टूड. तो ऐसे अपने को यहाँ पे 6 शीट, यहाँ पे 2 शीट, उसी प्रकार से टॉप का
बॉटम का और बीच में पार्टीशंस का। आपको ऐसे टेंटेटिवली वैल्यूज निकालना पड़ेगी, तब आप बताएंगे कि एक एक्स अमाउंट ऑफ प्लाईवुड मुझे यहाँ लग रहा है। अब जैसे अपन ने ओके 8 तो यही निकाल ली। अब मुझे अभी बीच में पार्टीशंस देना है। अब यहाँ पे जो आपका साइड पैनल लगता है, आइडियली अगर बीच में अपन खड़ा पार्टीशन सेम दे रहे हैं तो उतने साइज का लगेगा वो भी नीचे से ऊपर, राइट? क्योंकि 2 फीट की जी हाँ। डेप्थ उसकी भी रहेगी ना और हाइट उतनी रहेगी। जी हाँ। तो आपने वहां पे मान लो दो और ऐड कर लिया बीच में। उसके बाद आपने फिर बीच के पैनल्स आपने यहाँ पे लिख लिया, जैसे अब यहाँ पे अपने को 2-3 गाले बनाना है, एक दो एक्स्ट्रा अपने कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको प्लाईवुड पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं। बिना आप इस टेबल क्रिएट करे या बिना आप कैलकुलेशन किए आप दे ही नहीं सकते ना आप। मैंने ऐसे ही बोल दिया 10 लगने वाली शीट, तो मेरा से एक तजुर्बा होना चाहिए कि हाँ मैंने आखिरी बार यूज किया था तो मुझे यहाँ 12 प्लाई लगी थी, अभी भी उतने साइज का बनाना है मुझे दूसरे क्लाइंट के लिए, तो मैं 12 बोल दूंगा डायरेक्टली। ओके सर। ड्राइंग्स अगर नहीं बनाए, देखो अब जैसे कारपेंटर होते हैं, अब कारपेंटर साइट्स पे आते हैं तो वो थोड़ी ड्राइंग बनाने बैठते हैं। जी हाँ। मेरा ड्राइंग बनाने का मेन रिक्वायरमेंट ये होता है कि हमारे पास में अगर ड्राइंग्स है तो हम नॉर्मली क्लाइंट को एक टैबुलर फॉर्म में अच्छे से बता सकते हैं। आइडियली द क्लाइंट इज पेइंग मी एंड ऑफ द डे, राइट, फॉर दैट थिंग, बीओक्यूज के लिए। और जब हम लोग सोफा की इतने सारे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तब आप हाथ से लिख के देंगे तो कितना ही टेबल बना लेंगे, राइट? सो व्हेन वी हैव दिस प्रॉपर वोल टैबुलर फॉर्मेटेड डेटा, तो वो चीजें ज्यादा प्रोफेशनल और बेहतर दिखती भी है और होती भी है, राइट? ओके सर। क्योंकि बात आज की तारीख में सिर्फ 50-50 हजार के मटेरियल बुलाने की नहीं हो रही ना। आज अगर हम एक 3 BHK का भी घर बनाते हैं तो 10-15 लाख रुपए का मटेरियल तो कभी भी लग जाता है आराम से। जी तो हाँ सर। अब इतना बड़ा अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं या किसी वेंडर को हमको काम देना है, सो दैट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेटाइज्ड वे, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस। चलो, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। आपका हेलो। नाम क्या है बाय द वे, क्योंकि आपका नाम यहाँ मेंशन नहीं हो रहा है। आशीष कुमार सर। अच्छा, आशीष, ओके ओके, ठीक है। हेलो। यस, आनंद सर। हाँ भरत जी, मैं ये कह रहा था एक चीज तो मेरे को समझ में, आपने तो ठीक है बीओक्यू का बोला, मगर बीओक्यू मेरे ख्याल से, जैसे एक्सपीरियंस मेरे को लगता है कि बीओक्यू अटने नॉलेज, जब तक आपको मार्केट एनालिसिस नहीं पता है तो आप बीओक्यू आप नहीं दे सकता, एब्सोल्युटली। क्या, अक्सर ऐसा एब्सोल्युटली। होता है कि आपने, ठीक है आपको पता है कि इतना होता है स्क्वायर फीट और ये, कभी कभी ऐसा आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से जब आप काम करने जाते हैं तो पता लगा कि आपको लॉस हो गया। नहीं है। जहाँ आपको 100%। आपका लगना था कॉस्ट 8 बजे तक दस काम हजार है, रुपया आपका 8 बजे लग तक काम गया करना है। 12,000 रुपया। हम्म, तो एब्सोल्युटली। इसीलिए मुझे दिखेगा भी लगता है कि बाद में तो मार्केट टेक्निकल। एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। 100%, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हमको अगर मार्केट एनालिसिस अगर नहीं रहेगा, राइट, सो हम ये जो हमारा जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो अपन ने अभी बात की, द रेट कंपोनेंट, राइट, अगर हम रेट कंपोनेंट ही अगर नहीं दे पा रहे क्लाइंट को यहाँ पे, तो वो आप कैसे करेंगे? आपका वो रेट ही नहीं आने वाला। और मान के चलिए एक बार के लिए अगर मैंने यहाँ पे 120 लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये तो एक पत्थर की लकीर होगी फिर, राइट? द क्लाइंट विल हैव दिस थिंग ऑन द हैंड। और अगर कल को जाके अगर ये 140 की जगह 120 रुपए की भी आती है या 141 रुपए की भी आती है, सो द क्लाइंट विल निगोशिएट इन दैट टाइम। फिर क्लाइंट से बातचीत होगी या टर्म्स खराब होते हैं या बातचीत होती है या कम ज्यादा लग रहे हैं। So obviously we must need to have that market study and the knowledge of where we are living. Based upon the brand it goes, कौन से ब्रांड में हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप का थिकनेस हम यूज कर रहे हैं। लेबर कंपोनेंट, अब यूजुअली क्या होता है, बहुत बार लेबर भी वेरी कर जाती है। कभी आप ऐसा होता है कि हमने लेबर से फोन पे बात की थी तो उनने हमको बता दिया कि हम 150 रुपये आपसे रेट लेंगे किस चीज़ का, फ्लैट्स मतलब रूफिंग करने का, सीलिंग का काम करने। जब हमने उनको डिज़ाइन भेजी तो उसमें देखिए कि बहुत सारे एजेस थे, बहुत सारे उसमें लेवल्स क्रिएट हुए थे। तो बाद में उनने बोला कि अरे ये तो जितनी बार भी ये पट्टियाँ घूम रही है उसके हमने रनिंग फीट एक्स्ट्रा लेने हैं आपसे। अब ये चीज़ मेरे लिए नई हो गई अचानक से। तो फिर इसीलिए हमको पहले से जब बीओक्यू बना रहे हैं तो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन देख के ही बनाना जरूरी होता है। वरना ये सरप्राइजेस हमारे लिए नहीं, क्लाइंट के लिए भी सरप्राइजेस बन जाते हैं। फिर हमारी प्रॉफिट में से कटते हैं या फिर टर्म्स खराब होते हैं। इवन द क्लाइंट ऑल्सो फील्स दैट कि यार इनको खुद कोई नॉलेज नहीं, तो फिर हमें कैसे बीओक्यू दे दिया या टेबल्स दे दिया इसमें। ओके, ग्रेट। चलो, एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? इतने सारे लोग हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं इसके अलावा, या सभी चीजें क्लियर है इसलिए नहीं आ रहा है? एक चीज और कह रहा था भरत नहीं। जी, हम्म। जैसे आपने जो बीओक्यू के बारे में बताया है, ठीक ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी मतलब थ्रूटफुल है और इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे लगता है कि एक चीज़ और आपको चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ये कबोर्ड बनाया है, ठीक, तो कपबोर्ड का डिटेलिंग, जैसे मान लीजिए इसका थिकनेस कितना होना चाहिए और कितना हम लोग प्लाई लगाना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड प्लाई क्या होना चाहिए, उसका पार्टीशन का साइज क्या होना चाहिए, और अंदर जो ड्रॉवर है उसके साइज क्या होना चाहिए, और जहाँ कोट
हैंगिंग होगा उसका साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं तो क्लाइंट वही, भैया मेरे को ये साइज में बनाना है, इसमें आप क्या क्या निकालोगे आप, हम्म मुझे एक कोट भी डालना है तो मुझे कोट का एक हैंगर बना दीजिए, और हम्म मुझे कपड़ा रखना है, स्लॉट बनाना है, वो उसका स्लॉट, तो वो स्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार इसके ऊपर। एक्चुअली मतलब हम लोग वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ाते हैं हमारे क्लासेस के अंदर में। एंड ये हम्म चीज़ ऑब्वियसली मेरे पास में आपने जो भी चीज़ें भी मेंशन की, ये हम्म डेटा जब हम ड्राइंग्स में बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप मेंशन करेंगे कि कितने बाय कितने के साइजेस उसमें आ रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स उसमें रहेंगे, ड्रॉर्स का हाइट एंड ऑल फिनिशेस क्या रहेंगे। जब हम ये बता पाएंगे तभी हम उस अपन बोलते हैं ना स्टेज तक के आ पाएंगे टू टेल द क्लाइंट्स कि साइड पैनल्स भी अगर हम यूज कर रहे हैं, फ्रंट पैनल्स यूज कर रहे हैं, तो कौन सा कितना यूज कर रहे हैं, ये चीजें आती है उसमें। और अभी हमने उसका मेंशन किया भी है इनफैक्ट इसके अंदर में साइड पैनल्स और हम ये सब चीजें बताते हुए। हाँ, एक चीज और है, जैसे जब हम लोग पीओक्यू जो भी डिजाइन करते हैं, हम्म तो हम लोग को मतलब एज आईएस कोड या जो भी माने, हम लोग को हम्म। कोड क्या करना चाहिए, मतलब जो कोड कहता है कि नहीं, कस्टमर से हम लोग 10%, 20%, इससे ज्यादा हम लोग को लेना नहीं है, तो इस टाइप से कुछ होता है क्या? डिजाइनिंग चार्जेस पे आप पूछ रहे हैं या कमीशन, मटेरियल कमीशन की आप बात कर रहे हैं? मटेरियल कमीशन। 5% जैसे आइडियल नहीं, जैसे कॉस्ट मान रहता है। लीजिए, जैसे आपका अभी मैंने यही बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक बेड मैंने डिजाइन करके दिया, मैंने कॉस्ट दे दिया इतना, तो हम्म। एक लिमिटेशन होगा ना, कि मैं 10% या 20% या 30%, इतना थोड़ी अगर बढ़ा आप पाऊँ। एज इन अगर आप मटेरियल पे ये ले रहे हैं कमीशन, अगर आप मटेरियल पे ले रहे हैं तो 5% रहना चाहिए स्टैंडर्ड। अगर आप उस पर डिजाइनिंग चार्ज ले रहे हैं तो डिजाइनिंग चार्ज फिर लमसम होगा, क्योंकि अब आइडियली अगर हम बात करें डिजाइनिंग चार्ज कैसे आता है तो स्क्वायर फीट में निकालते हैं। अब मैं 6x6 के ऊपर में एक एग्जांपल, अगर 6x6 का अपन ने बेड ले लिया, ठीक है, तो 6x6 मतलब हो गया 36। अब 36 के ऊपर में अगर मैं मान लीजिए एक स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर मान लीजिए 60 रुपीज अगर ले भी रहा हूँ, तो 2000 रुपये निकल के आते, 2100 रुपये समथिंग, अगर 60 रुपये के भाव अगर लिया भी। बट ऐसे हम लोग यूजुअली कैलकुलेट करते नहीं सिंगुलर फर्नीचर्स का डिजाइनिंग, तो उसमें फिर क्या होता है लोग लमसम में ऐड कर लेते हैं, लमसम कॉस्टिंग बोल के। क्योंकि अब उस 2000 रुपये की ड्राइंग को बनाने के लिए भी, या उस पर्टिकुलर बेड की या वार्डरोब की डिटेल बनाने के लिए भी, क्लाइंट से मुझे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब डिजाइन फाइनल कराना पड़ेगी, उसके बाद में उनको एग्जैक्ट मुझे कंपोनेंट लिस्ट देना पड़ेगी, बेस्ड अपॉन दैट मटेरियल सिलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो 1000 1500 रुपये 2000 रुपये के लिए इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, तो फिर उस केस में वहां पे फिर जो डिजाइनिंग कॉस्ट होती है वो लमसम में आएगी। और अगर आप इसमें चार्ज कर रहे हैं, किसमें, मटेरियल्स अगर आप ले रहे हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहा है, तो 5% एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऐड होता है। अगर मुझे लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है तो मैंने 5000 रुपये उसमें मटेरियल के अपने निकाल रखे हैं कमीशन के नाम पे। बट वो चीज़ हम यूजुअली क्लाइंट को शोकेस नहीं करते, क्योंकि कोई क्लाइंट ने अगर मटेरियल के साथ काम दिया तो क्लाइंट को तो पता ही है कि हम विद मटेरियल काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली विल बी मेकिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑन दैट ऑल्सो। ओके। ओके। एक पूछना था। सर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या रहना चाहिए चार्ज करने का एज ए इंटीरियर डिजाइनर, जिसमें टर्न की भी का बात होता है, जैसे कि इंक्लूडिंग फर्नीचर एवरीथिंग ठीक है। डिजाइनिंग। तो क्या बेस्ट पैरामीटर रहता है एज ए अगर डिजाइनर आप चार्ज? विथ टर्न की प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जिसमें आपको डिजाइनिंग भी देना है, मटेरियल्स भी प्रोवाइड करना है, इन दैट केस मिनिमम 10% शुड बी चार्ज। अगर मेरा कोटेशन जा रहा है 15 लाख रुपए का, तो 10% विल बी माई कैलकुलेशन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ 15 लाख का अगर मैंने काम लिया है, और मैंने उससे अगर एक स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर मैं वहां पे अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्क्वायर फीट मीन्स जैसे कि अगर हम लोग ने 1500 रुपये फुट पे अगर काम लिया है, तो 1500 रुपये फुट के ऊपर में मुझे उनसे 100 रुपये पर फुट अगर कमाना है, राइट। तो इस जी। प्रकार से आप एक आइडिया लेके चलते हैं, अगर 10% अपन लेते हैं कि मुझे आज जेब से 1350 रुपये लगने वाले हैं, तो मैंने एक 10% अमाउंट वहां पे कैलकुलेट करके रखा है कि मुझे प्रॉफिट बनाना है। तो पंद्रह राइट। सौ रुपये अगर हम टर्नकी में अगर कोट कर रहे हैं क्लाइंट को विथ मटेरियल, तो उसके अंदर में 10% विल बी योर प्रॉफिट मार्जिन। द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी, हमको इसके ऊपर में जो मटेरियल हमारे बचते हैं, जो लेबर लगती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सभी चीजें, उसके लिए हम्म। हमको छोड़ना जरूरी है। तो ये टाइप 1 हो गया हमारा। टाइप 1 मीन्स जब हम लोग विथ मटेरियल काम लेते हैं। आइडियली अधिकतर आर्किटेक्ट से इंटीरियर डिजाइनर्स जैसे मैं देखता हूँ, वो विथ मटेरियल में थोड़ा सा कम जाते हैं। उसका एक कारण भी होता है, क्योंकि जब हम विथ मटेरियल अगर काम कर रहे हैं, सोच के देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम कोई भी जगह का विथ मटेरियल काम लेते हैं, तो मेरी जो जिम्मेदारी होती है मटेरियल सिलेक्शन की, तो ऐसे नहीं तो वैसे दोनों होने वाली है। बट अब मेरे दिमाग में एक नया कंपोनेंट क्या आएगा, दैट आई नीड टू सेव द मनी ऑन द परचेसिंग ऑल्सो, राइट। अगर मुझे आज हम्म। 10 प्लाईवुड खरीद के क्लाइंट को अगर देना है, सो मैं हम्म। 4 दुकानों में जाके या 4 वेंडर से संपर्क करके फाइनल रेट निकाल के उसके बाद में वो
100 रुपये बचाने के लिए या 500 600 रुपये या 2 4 हज़ार रुपये बचाने के लिए मैं इतनी मेहनत करके उधर फिर मैं कोट करूंगा, राइट? एंड इट विल हैपन एवरी टाइम विद एवरी फर्नीचर कंपोनेंट इन दैट। तो अब इसमें होता है, और दूसरी बार ये भी हो जाती है बहुत बार क्लाइंट्स के साथ में कि द क्लाइंट थिंक्स कि सर आप ही मटेरियल दे रहे हैं, आप ही सब कुछ दे रहे हैं, या आपके वाले सब कुछ है, तो उसमें भी कमीशन रहता है। ऐसे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। सो इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर मेरा ये मानना है कि अगर मैं डिजाइनिंग कॉस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि एज एन इंटीरियर डिजाइनर वी चार्ज 50 to 70 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट, दीज आर द एवरेज रेट्स दैट वी सी इन इंडिया राइट नाउ। सो अब इसके ऊपर में अगर हम लोग उतना ही समय उतना ही मेहनत कोई और प्रोजेक्ट में करें, सो आई बिलीव ज़्यादा हम उसमें अर्न कर पाएंगे, स्केलिंग हम ज़्यादा कर पाएंगे। और मटेरियल्स का जो सवाल है वो क्लाइंट के ऊपर छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अगर कमाना है तो बेस्ट फिर ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में लेबर का टीम है, कारपेंटर्स का किसी का टीम है, तो आप उनसे एक टाइप कर सकते हैं कि मेरे पास में जितनी भी साइट है सबका काम तुमको दूंगा मैं। तुम उसमें जो 35% ले रहे हो उसमें से 3% 5% मेरा रहेगा। तो उसमें कारपेंटर क्यों खुश है? क्योंकि कारपेंटर का एक समय बच रहा है, क्योंकि अधिकतर साइट्स पे क्या होता है कि कारपेंटर जाते तो है, खुद का प्रोजेक्ट अगर ले भी लेते हैं तो बहुत बार उधर एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कि ये काम है लेकिन उसके साथ 4 नए काम भी करना पड़ता है, माल उठाओ रखो करो फिर लेने भी जाओ, तो उसमें वेस्टेज बहुत होता है उन लोगों का भी। और इधर उनको ड्राइंग्स भी रेडीमेड मिल जाते हैं, सो दे आर ऑल्सो हैप्पी इन दैट। तो उस केस में आप वहाँ पे ऐसे अलग अलग एरियाज हो जाते हैं जहाँ पे आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं। और लास्टली जैसे मैंने कहा, बेस्ड अपॉन द स्क्वायर फीट जो हम आइडियली चार्ज करते ही हैं, तो वो तो है ही हमारे पास में। अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, 50 रुपीज अगर आप ले रहे हैं पर स्क्वायर फीट, so obviously 50,000 will be the designing cost in that. ओके। Okay. और भी किसी का क्वेश्चन था इसमें? एनीवन? सर डिजाइनिंग कॉस्ट परसेंट वाइज अलग है और ये स्क्वायर फीट वाइज अलग है, मुझे इसका डिफरेंस नहीं समझ में आया सर। चलिए एक एग्जांपल से हम बात करते हैं इसके बारे में। अब ये प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 2 है, एक ही प्रॉपर्टी, मतलब उसमें अगर हम लोग इधर बात कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट से काम लेने की, सभी लोग ध्यान रखो। अब मैं इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर में हम लोग अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का अगर काम है, 1000 स्क्वायर फीट मतलब इसे मान लीजिए एक कमरे दो कमरे जितने भी रूम्स हैं, सो अगर मैं परसेंट के हिसाब से अगर काम ले रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर फीट के हिसाब से, नॉट द परसेंट, स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो इस केस में आई हैव दिस रेट लेट से ऑफ डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज। ठीक है? तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा 50,000 विल बी द अमाउंट दैट विल बी चार्जिंग द क्लाइंट फॉर द प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस मतलब ड्राइंग्स, अब आप उसमें जो भी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2D 3D एनिमेशंस, वॉक थ्रूज, रेंडर्स, जो भी आपका और क्लाइंट के बीच में बातचीत हुआ है। ऑब्वियसली आई नीड टू ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द साइट विजिट्स इन दैट, राइट? मटेरियल सिलेक्शंस के लिए भी जाना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी देखना पड़ेगा, राइट? फ्रॉम टॉप टू द बॉटम आई नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पहली चीज, अगर हम बात कर रहे हैं विथ मटेरियल काम लेने की, यानी कि विथ मटेरियल मतलब क्या हो गया कि ये जो इसके अंदर में जो मटेरियल यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक वार्डरोब भी बना रहे हैं, तो इस वार्डरोब के अंदर में जितना भी प्लाई लग रहा है, जितना भी लामिनेट लग रहा है, जितने भी हिंजेस एंड फिक्सचर्स, जो भी चीज लग रही है इसको बनाने के लिए मटेरियल्स, वो कौन लेकर आएगा? डिजाइनर, यानी आप और हम, राइट? क्लाइंट बेसिकली विल बी जस्ट एन इन्वेस्टर हु विल बी पुटिंग द मनी। सो दूसरा केस जहां पे आता है जब हम बात करते हैं इसके अंदर में विथ मटेरियल लेने की, दैट इज द टाइप नंबर 2। तो अब यहाँ पे जहां पे पहले मैं 50,000 रुपीज डिजाइनिंग चार्ज ले रहा था क्लाइंट से, अब यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए लग रहे हैं इस पूरे घर को बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं क्लाइंट से 10 लाख ले रहा हूँ, भले मुझे जेब में 8.5 लाख रुपए लग रहे हो, 1.5 लाख रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया। अब 1.5 लाख जो मैंने इसमें कमाया वो मैंने किस चीज के लिए कमाया? नॉट जस्ट द डिजाइनिंग ऑफ इट बट ऑल्सो जो मटेरियल सोर्सिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम से कम रेट में अवेलेबल रखवाना है, तो ये चीज़ें आती है। अगर आप नॉर्मली एक सीमेंट बैग की बात करते हैं, तो सीमेंट बैग अगर नॉर्मली एक कस्टमर लेने जाते हैं तो आइडियली उनको 320 330 ऐसा रेट लगाया जाता है। वहीं अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार या कोई पर्टिकुलर डिजाइनर या ऐसे कोई जाते हैं जिनको पता होता है कि हाँ यार ये बल्क में हमसे सामान ले रहे हैं और आगे दूसरे साइट्स पे भी लेंगे हमारे पास, नॉट अ सिंगल टाइम कस्टमर, तो दुकानदारों के उनके लिए हमारे लिए एक अलग रेट होता है, अलग प्राइजेस होते हैं। आप कोई देख के तो डायरेक्टली बता नहीं देंगे कि आप आर्किटेक्ट है कि कौन है, तो आपको कभी बहुत बार बताना भी पड़ता है कि हम हैं तो हमारे पास में ये काम है, हमको इतनी बार लग सकता है, या इतनी बार हम आपके इसमें आएंगे, या जितना भी काम है हम आपसे उठाएंगे। सो रेट मी अकॉर्डिंगली। बट अगेन जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, आनंद सर ने भी कहा था कि आपको मार्केट रेट के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी दुकानदार के पास में गए, उसने आपको 310 रुपये कोट किया, लेकिन वहीं कोई और दुकानदार अगर आपको 295 में भी दे सकता था, मतलब आप कहीं ना कहीं घाटे में है, या आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं और बढ़ सकता था। अंडरस्टूड?
तो इसीलिए मैंने कहा कि अधिकतर लोग इसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं, डिजाइनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर्स या चीज मैम, ठेकेदार, एक उनके चीज पास में ये ऑप्शन नहीं सॉरी होता सॉरी है। सॉरी सॉरी भरत जी, इसमें एक थोड़ा सा एक करूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, मगर इसमें आपको कम से कम मिनिमम, आपको यदि आप जो रेट का बोल रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो दुकानदार होता है कि आपको जो रेट दे रहा है और आपको पता है कि नहीं, चलो उसने बोल ठीक है मैं सर आपको 5% दे रहा हूँ, आप रख लीजिए। मैं इसमें कहूंगा कि हमेशा आप 3 ऑप्शन जरूर रखिए। कहीं होता है कि ऐसा ऐसा होता है कि आपको 10% तक आपको डिस्काउंट दे देता है। हाँ, तो 3 ऑप्शंस आप किसकी बात कर रहे हो? वेंडर्स की आप बात कर रहे हो ना, जिससे आप हाँ, सप्लायर जो वेंडर्स, रहेंगे। मार्केट मार्केट वेंडर्स। सर जब हम मार्केट में काम करेंगे 3 नहीं, हमको तो 6 का भी ऑप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, मतलब जरूरी नहीं है मतलब ना, कभी ऑप्शन कभी अपने एरिया के ऊपर हमेशा भी आप डिपेंड रखिए, करता है कि अपन कहाँ क्योंकि से माल जितना ले रहे हैं। जितना मेरा मतलब डिस्काउंट होगा वही हमारा प्रॉफिट है। तो वो एब्सोल्युटली, इट विल जितना बी। बढ़े वो हमारे लिए अच्छा है। जी। तो वो जितना, क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ आई कोटेड द क्लाइंट 140, अब मुझे घर पे वो 120 का भी पड़े, 105 का भी पड़े, या 135 का पड़े, बेस्ड अपॉन दैट मुझे जितना भी कम से कम पड़े, उसके हिसाब से उतना जो एंड वैल्यू बचता है वहां पे, दैट विल बी माय प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट। सो दैट व्हाट आई वाज सेइंग इज, इन टर्म कि अब हमारा ये जो दो ऑप्शन है कि मुझे इसमें जाना चाहिए सर या इसमें जाना चाहिए, सो इट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, आई से। अगर आपका प्रैक्टिस में, अगर आपके पास में अच्छे लीड्स है, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे वेंडर्स हैं, अच्छी सभी चीजें जो कि आपको कम से कम हसल में, यानी कम से कम तामझाम के साथ में अगर आप मटेरियल सोर्सिंग करके दे सकते हैं, देन इट्स फाइन। अगर क्लाइंट ऑप्शन दे रहे हैं तभी, अदरवाइज खुद से अपफ्रंट जाना बोलना मटेरियल तो मैं ही दूंगा वरना मैं नहीं लूंगा, ये सब चीजें नहीं आती है। एज एन अ डिजाइनर मैक्सिमम पीपल ऑल्सो गो ऑन दिस वे, क्योंकि इस केस में डिजाइनिंग हमारा बेस्ट है। हम उस पर फोकस करते हैं, माल मटेरियल जो भी है वो सभी क्लाइंट लेकर आते हैं, हम सिर्फ गाइड करते हैं, साथ में सिलेक्शन के लिए जाते हैं। और जितना समय अब हम लोग यहाँ पे बचा रहे हैं, राइट, वेंडर वेंडर खेलने में, उतनी देर में आप दूसरा प्रोजेक्ट लेके उनको भी काम दे सकते हैं। तो स्केलिंग आपकी थोड़ी वहां पे ज्यादा होगी। अगर आपके इसमें लेबर है, टीम मैनेजमेंट है, सभी कुछ है, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। सो इट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन योर नीश, आई से, एंड ऑफ द डे। अंडरस्टूड, क्लियर नाउ? यस सर। ओके, गोयल जी आपका कोई क्वेश्चन था, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई बेड डिजाइन किया मैंने अभी, कोई भी किसी, हम्म। तो उसके अंदर मल्टीपल, जैसे बेडिंग जो मेन बैक एंड है, उसको डिजाइन करने में कोई कटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या वो लेबर पार्ट में कवर हो जाएगा मेरा, बेड या है, मुझे उससे और पूछना ही उसमें क्या पड़ेगा? करना है अपन को? कटिंग, मतलब कोई भी कटिंग। डिजाइनिंग मैं दे रहा हूँ, डिजाइनिंग हाँ। कोई भी दे रहा हूँ, तो मुझे अल्टीमेटली वो लेबर की पूछना ही पड़ेगा कि भाई इसको कितना क्या कॉस्ट आएगी उससे, नहीं, या मुझे लेबर वो यूजुअली अल्टीमेटली। अगर कोई परसेंटेज बेस पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो 35% अगर कोई लेबर का रेट है, तो जी जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ के चलिए, गोल्ड है, गोल्ड ज्वेलरी है। अगर आप जी नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी अगर कोई बना रहे हैं, तो उसके ऊपर में मान लीजिए अभी जैसे एक स्टैंडर्ड मार्केट में अगर हम बोलते हैं कि 12% का रेट है मेकिंग चार्जेस, लेकिन अगर आप उसमें और भी ज्यादा इंट्रिकेट डिजाइन वगैरह बना रहे हैं, डिटेलिंग करवा रहे हैं, तो वो 12 की जगह 18 भी ले सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर में आइडियली आपके जो रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, कि अगर मैंने कहा कि अपने को अगर इस रूम में अगर काम करना है, उससे 35% का, 35% में आप उसे कोई सिंगल रूफ बनवा लीजिए या उसके अंदर में आप कोई डिजाइनर बनवा लीजिए, अधिकतर उसमें रेट वेरी नहीं करेगा फिर। और अधिकतर सबसे पहले आप अगर कोई भी काम दे रहे हैं, अगर वो 35% बोल भी रहा है, तो आप उसको डिजाइन या तो दिखा चुके हैं पहले, दिखा रहे हैं, या बता रहे हैं कि ये बनाना है, इस टाइप का डिजाइन है, स्कोप ऑफ वर्क में वो भी आपसे पूछेगा पहले, उसको भी तो उसका स्कोप ऑफ वर्क पूछना पड़ेगा ना, कि कितना काम है कितना नहीं है। मतलब उनसे मुझे कोई मैंने कोई डिजाइन बनाया तो मुझे एक बार उसको दिखा के वह पूछना ही पड़ेगा कि हाँ भी इसमें क्या कॉस्ट आएगी डिपेंड्स आपके अपॉन, लिए। आप ये बोल सकते हैं अगर आपके इसमें ड्राइंग उस स्टेज में नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी के साथ टाइप कर रखा है या कोई कारपेंटर है, तो काम करता है, ये मना नहीं करता है, वो करेगा ही वो, जी और वो 35% में इंक्लूडेड ही रहेगा, मैं डिजाइन जो भी उसको लाके दूं। लेकिन मुझे उसको ठीक है। समझाना पड़ेगा कि अगर कोई डिजाइन है उसको नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने डिजाइन बनाया तो मुझे तो पता ही होना चाहिए उसका हाँ फिटिंग एग्जीक्यूशन मेथड जी क्या हुआ होगा। ठीक। कोई थंब रूल भी होता है सर इसके अंदर कि इतना एक वार्डरोब बनाने में कोई इतना खर्चा आता है या कुछ? खर्चा अपन ऐसा नहीं बोल सकते, खर्चा अपना मेनली इसमें जो सिंगुलर होता है वो ये सिंपल होता है कि आपको कितना एरिया है, उस एरिया के हिसाब से कितना। आप प्लाईवुड में भी आपको भी पता है, जैसे मेजरली 3 टाइप के आ रहे हैं अपने प्लाईवुड भी, अब जी उसमें इतना फर्क आ गया रेट का। तो मुझे ये पता है कि बजट अगर क्लाइंट की तरफ से पता है अपने को कितना लगने वाला है, उसके हिसाब से हम मोल्ड करते हैं चीज़ों को। ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाली चीज़ हो जाती है, वी नो द एंड जी ठीक है। आउटपुट, विल क्रिएट इट एज पर दैट। 3 लाख लगाना है तो 3 लाख के हिसाब से उस रूम को बनाएंगे, 1.5 में बनाना है तो 1.5 में बनेगा, 40 में बनाना है तो 40 में बनेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई अपर लिमिट नहीं होता है। आप बनाने के लिए 10 लाख में बनाएंगे तो भी कुछ ना कुछ कम लगेगा कहीं ना कहीं आगे चल के। ओके ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? जी सर।
हेलो। सर गुड बोलिए। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका नाम? सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे सर किसी अच्छा, जितेंद्र जी। प्लॉट का सर मुझे किसी प्लॉट का ड्राइंग करना है और उसे फाउंडेशन से लेकर के मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करवाना है। हम्म। तो उसके लिए सर मुझे ड्राइंग अप्रूवल करवानी होगी। ठीक तो है। अप्रूवल चार्ज सर मुझे कितना पे करना होगा? आपको नहीं करना है, वो जो ड्यूटीज वगैरह रहती है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं ना। नहीं वो तो मेरा गवर्नमेंट मतलब ड्यूटीज क्या बात, सैंक्शनिंग फीस, सैंक्शनिंग की बात कर रहे हो? जैसे मैं किसी क्लाइंट का काम लिया और उससे मुझे खाली प्लॉट से काम करना है फाउंडेशन से, और हम्म। उसमें मैं मकान को कंप्लीट करवाना है, तो सर हम तो केवल इंटीरियर कर रहे हैं ना। ठीक है। तो हमें आर्किटेक्ट वाले पे सर हम ड्राइंग करेंगे उसका, तो अच्छा, उसका हमें ड्राइंग आर्किटेक्चरल फीस अप्रूवल। आप पूछ रहे हैं? हाँ, हमें ड्राइंग का सर अप्रूवल कराने के लिए क्या फीस देना होगा? नहीं, आप दो चीज की बात कर रहे हो। आपने आर्किटेक्चरल भी कहा और आपने अप्रूवल भी कहा। अप्रूवल कभी भी सर कब होता है, जब आपने आर्किटेक्चरल प्लान बना लिया है। ठीक जी। है, नक्शा जो अपन बोलते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे मान लो, अगर आपने 2000 स्क्वायर फुट का अगर आपने काम किया, 2000 स्क्वायर फुट जी। या बिल्टअप की अगर अपन ने बात की, तो एक 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट आप उसमें चार्ज करेंगे। किससे? क्लाइंट से। मैंने कहा कि प्लान अगर से। 2000 फुट का मैंने अगर काम करके दिया, 2000 फुट है ना, हजार हजार फुट के, मैंने कहा 2 फ्लोर है, तो उसमें 15 से 20 रुपए के जी। हिसाब से भी अगर अपन काम करते हैं पर स्क्वायर फीट। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ वो चीज। पहला तो या तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे जितेंद्र जी। अब मान लो जी। अगर आपने 2000 फुट का काम उठाया, तो 2000 फुट मल्टीप्लाई में 15-20 रुपए, जो भी एक आर्किटेक्चरल रेट चल रहा है अभी आपके एरिया में। अब ये आप एक ले सकते हैं पहला। दूसरा आप लेंगे परसेंटेज बेसिस पे, क्योंकि जी। जब अपन कोई काम लेते हैं जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक के का सभी चीजें आती है, तो उसमें सिर्फ आर्किटेक्चरल ही नहीं, उसमें स्ट्रक्चरल भी आ जाता है। ठीक है। जी। तो अब होता क्या है कि इन सभी केसेस में अब बात आ जाती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के परसेंटेज पे। ठीक है। जी। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 CR लागत लगने वाली है इस बिल्डिंग का जी। ढांचा खड़ा करने में, यानी पूरा अपन को ढांचा खड़ा करना, बिना इंटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस जी। केस में अगर 5% लिया जा रहा है। अब 5% पे कैसे आया? मैं अब ये रेट होते हैं शहर के अनुसार। अब जैसे आइडियली अगर हम बात कर रहे हैं, तो आर्किटेक्ट का जो इसमें 5% में जो हिस्सा होता है वो 3.5% भी हो सकता है। कोई आर्किटेक्ट 4% पे भी काम करते हैं, बड़े शहरों में आर्किटेक्ट 5% पे काम करते हैं। अगर इसमें 5% आर्किटेक्चरल फीस है और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का 1.5 से 2% होता है, 1.5 से 2%। आई जी। बात समझ में? तो मान लीजिए अगर 5% में 3.5% आपका है और 1.5% किसका? स्ट्रक्चरल इंजीनियर का। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तो 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है, तो 3.5 लाख रुपए आपकी डिजाइनिंग फीस हो गई, और 1.5 लाख रुपए जो हो गए ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर का फीस हो गया। अब इस 5 लाख रुपए के ऊपर में आप दोनों को मिलके उसका नीचे से ऊपर तक के जो भी 2000 स्क्वायर फीट का एरिया, उसके आर्किटेक्चरल प्लान, उसके इलेक्ट्रिकल लेआउट, उसके प्लम्बिंग लेआउट, उसके हम बात कर सकेंगे पार्किंग लेआउट, फर्नीचरल लेआउट, स्ट्रक्चरल लेआउट, सभी चीजें आप निकाल के देंगे अगले को। और अब आपने जो पूछा इसको ये कराने का, क्या चीज, सैंक्शनिंग कराने का अगर सवाल आता है, तो सैंक्शनिंग तो कभी भी आपको गवर्नमेंट बॉडीज बताएगी ना, अब उस पर्टिकुलर शहर में या उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन बॉडी वाले कितना रुपए ले रहे हैं। अब ओके। जैसे अगर हम लोग हमारे शहर में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन है 3,000 फुट का, तो 3,000 फुट के कंस्ट्रक्शन के ऊपर में मोटा मोटी एक जो ड्यूटी मुझे पे, जो अपन बोलते हैं ना ड्यूटी जो हम पे करते हैं, वो करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए के बीच में हम सरकारी फीस जमा करते हैं उसमें, सैंक्शनिंग फीस जो अपन बोलते हैं। तो वो जी। डिपेंड करता है आपके कॉर्पोरेशन वाले कितना ले रहे हैं उसमें, बट उसके लिए अगेन आपको एरिया पता होना चाहिए। ओके सर। ठीक। चलो, तो एनी अदर सर क्या क्वेश्चंस? जी सर, सर ये मेरा ये सेशन। सर। हाँ, बोलिए। जी सर, मेरा ये ऑटो कैड नहीं चल रहा है सर, ये बात। ठीक है, उसके रिलेटेड आप मुझे प्लीज क्लास के बाद अलग से मैसेज करेगा। पूर्विया जी, आपका ये एचपी के नाम से जी मेरा से सर। इसका, पूर्विया पूर्विया जी आप ही है ना, राइट? मारून बोल रहे सर। नहीं, मेरा तो ये नाम से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जिनका भी इशू आ रहा है प्लीज मुझे अलग से व्हाट्सएप करिएगा। सर ये क्या सर ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है तो सर मिल जाएगा हमें? आई लेट यू नो, आई लेट यू नो दैट। ओके। चलो, एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द BOQs और एनीथिंग, प्रैक्टिसेस रिलेटेड, इंटीरियर रिलेटेड, आर्किटेक्चरल एंड ऑल, एनीथिंग? आई गेस नो। चलो, बढ़िया। जी कूल। ओके। सर, सर एवरी टाइम बीओक्यू बनाना जरूरी रहेगा ना? होना तो चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपसे पूछने वाला है कितना रुपए लगने वाला है, चार्जेस कितना सबकी। रहेगा। सो वी शुड बी हाँ, करेक्ट। एब्सोल्युटली शुड आल्सो नो अबाउट योर चार्जेस। इन केस अगर वो चीज़ नहीं आती है, BOQs अगर नहीं है, अगर आपके इसमें डिजाइन नहीं है, अनलेस अंटिल यू डोंट नो व्हाट टू डिजाइन, यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट द डिजाइन, द BOQs ऑफ इट, राइट?
सो इसीलिए डिजाइन पता है तो वो आप निकाल ही पाएंगे, या आप जवाब तो दे ही पाएंगे उस चीज का कि टेंटेटिव फिगर क्या आने वाला है। करेक्ट सर, ओके। ओके, चलो बढ़िया। चलो, सो व्हाट विल डू, अब हम आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करने वाला। आई होप आप सभी के लिए आज का सेशन थोड़ा फ्रूटफुल रहा हो। हम लोग ने अभी ये नया शुरू किया हुआ है टू कंडक्ट दीज काइंड ऑफ मास्टर क्लासेस ऑन संडेज एंड ऑल। विल ट्राई टू कंडक्ट सम मोर मास्टर क्लासेस इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। हम कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर में क्लासेस वगैरह अरेंज करते रहेंगे। आपके कुछ सजेशंस भी हम लेते रहेंगे इसके ऊपर में, ताकि आप सभी लोग इवन आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन और इन बिटवीन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज एक्सपांड कर सके, पढ़ सके, सीख सके इन चीज़ को लेकर। So that's all for today. I'll take the leave today. And again, in case of any questions or any queries related to, you guys can let us know in that time. Okay? ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। Sure. Thank you so much, everyone. Have a great day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, Good everyone. afternoon, sir.